नज़र पर बार हो जाते हैं मंजर। वाह वाह वाह। जहाँ रही हो वहाँ अक्सर ना रही हो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं भी अपनी रूह को बेचा हुआ। ये मैं डंकी की चोट पे कह सकती हूँ। इस वक्त जो ये इंडस्ट्री है, इसमें मुझे लगता है लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उनको लगता है कि ये इजी मनी है। हम आपको राइट्स नहीं दे सकते, तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं दे सकते मुझे राइट्स, क्योंकि राइट्स आपके पास हैं ही नहीं, राइट्स तो मेरे पास है। मुझे लगता है कि यार आप काम करें, मेरा कोई गाना सुने तो मेरा दिल तो नज़र आए उसमें। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जवाद शरीफ है और अनटोल्ड स्टोरीज़ जो हमारी पॉडकास्ट है उसमें आज जो हमारी मेहमान हैं काफ़ी दिलचस्प खातून है और जो आर्ट के साथ उनका जो ताल्लुक़ है वो काफ़ी गहरा है। और मेरे अपने जो सर्कल है उसमें बहुत कम लोग हैं कि जो मुझे लगता है कि जिनका जो है वो अपने फ़न के साथ जो रूह का ताल्लुक़ है, और ये ताल्लुक़ जो है मैंने काफ़ी महसूस किया इनके काम में, इनकी आवाज़ में और इनकी गुफ्तगू में भी। और बड़ी अच्छी गुलकारा हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, प्रोड्यूसर हैं और काफ़ी एल्बम्स इनकी आ चुकी हैं। फ़िल्म के लिए जो है इन्होंने काफ़ी जो है वो काम किया है। और बाकी मेरा ख़्याल है कि इस गुफ्तगू में मैं भी जानने की कोशिश करूँगा आपके साथ, और हम दोनों मिल के जानने की कोशिश करते हैं। शुमाइला रहमत हुसैन, थैंक यू सो मच कि आप ने वक्त निकाला और आप आई। नहीं, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम वैसे बहुत अरसे के बाद हाँ, आई थिंक इट्स बीन अ वाइल। मेरा ख़्याल है कि मैंने काफ़ी ज़मानों पहले, आई थिंक इट्स बीन शायद 10-12 साल हो गए होंगे जब आपका पहला ट्रैक 12-13 साल उसकी वीडियो बनी थी और बड़ा इवेंट हुआ था। और आई वाज हाँ, क्या हम वहाँ मिले थे? हाँ, मेरा ख्याल है कि आई वाज देयर, मुझे थोड़ा सा याद है। लाहौर में इवेंट हुआ था एक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसका लॉन्च हुआ था। तो मैं उस वक्त की शुमाइला को देखता हूँ और मैं आज की शुमाइला को देखता हूँ तो ये बिल्कुल कुछ और है। तो मतलब ये पूरी जर्नी और ये जो ट्रांजिशन और जो हमने रूह की बात की, ये किस तरह जो है वो किस तरह से ये जो है ना ये पूरा सफ़र हुआ और ये ट्रांजिशन किस तरह से हुई? ये तो लंबी कहानी हो जाएगी बहुत। मुझे लगता है क्योंकि जो म्यूज़िक है वो तो एक प्रोसेस है कि जहाँ से जो मेरा जो गाना जिसके लॉन्च पे भी आप आए थे, जो शुरू हुआ था, उससे पहले से भी मैं कुछ तो और होंगी और वहाँ तक थी, और फिर वहाँ से आगे का सफ़र, अब मैं यहाँ हूँ, अब इससे आगे कहाँ जाना है, तो वो है तो सब प्रोसेस ही। तो उस प्रोसेस में मुझे ये समझ आया कि वो जो मेरा पहला गाना था वो उस वक्त के लिए बहुत मज़ेदार चीज़ थी क्योंकि वो बहुत ही उस वक्त के लिए हमारे लिए भी मज़ेदार था। और स्पेसिफिकली जो उसकी वीडियो थी, आई गेस सादिया जबार, हाँ, सादिया ने उसकी वीडियो की थी। सादिया ने की थी और वो वीडियो भी उस वक्त के हिसाब से जो है वो बिल्कुल एक काफ़ी डिफरेंट थी, आई वुड से कि मतलब डिफरेंट क्या थी, जैसे कुछ ग्लैमर उसमें ज़्यादा था। वो ग्लैमर बहुत ज़्यादा था और वो मुझे बाद में वही तो आप कह रहे हैं चेंज जो आया, उस वीडियो के बाद मुझे समझ आया कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये जो लड़की है ये मैं नहीं हूँ। ये मैं डायरेक्टर पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ कि डायरेक्टर जो कह रहा है वो करना चाहिए। तो फिर मुझे लगा मेरा काम गाना है या गाना बनाना है या उसे सीखना है या उसे जानना है या अपने आप को जानना है। जब वो मुझे समझ आने लगा तो मुझे लगा कि यार ये गाना तो अच्छा है, ये भी मैंने ही बनाया है, लेकिन ये जो विजुअल है ये शायद मैं नहीं हूँ। ये नहीं कि वो विजुअल बुरा था या मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, इससे मैं उसको ऑन करती हूँ। लेकिन वो उसके साथ साथ फिर आपकी जब आप बनाते जाते हैं चीज़ें तो आप ग्रो भी कर रहे होते हैं साथ साथ, तो उसमें फिर वो चीज़ें बदलती जाती हैं। आगे कितनी बदलेंगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ बिल्कुल, तो बहुत ही शुरुआती नहीं वो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हमारा शायद जो काम है वो विद टाइम इवॉल्व हो रहा होता है। अगर मैं अपने काम को भी देखूं, मैंने शुरू में जिस तरह टीवी सीरियल्स किए या जो मैंने टेलीफिल्म्स की या जो कमर्शियल काम किया,
और मैं अगर आज का काम देखता हूँ और अक्सर जो मेरे हल्का या बाब में जो भी दोस्त हैं वो कहते हैं कि यार तुम्हारा काम काफ़ी सीरियस हो गया, अभी तुम्हें ब्रेक लगाना चाहिए और कुछ कुछ जो है ना मतलब उसमें उसके अंदर जो है ना वो मिठास ऐड करनी चाहिए, अब इतना कड़वा होना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग बता रहे होते हैं ना आपको, जो इस शायद फील्ड से नहीं भी होते हैं, तो वो उनका पर्सपेक्टिव होता है या उनका नज़रिया होता है। तो मुझे लगता है आर्टिस्ट को वही करना चाहिए जब वो चेंज होना चाहे, जब उसको कुछ चीज़ चेंज मिले और वो वहाँ ना हो रहा हो तो फिर गड़बड़ है। अगर किसी के कहने पे आप हो रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि वो बहुत खालिस नहीं होता, वो खालिस होगा नहीं। उसमें वो आई थिंक वो प्योरिटी भी नहीं होती। मुझे भी ये लगता है कि बेसिकली जो आपका जो फ़न है या जो आपका आर्ट है या कोई भी प्रोजेक्ट आप ले लें, वो आपको ड्राइव कर रहा होता है, वो खुद ही आपको साथ लेके चल रहा होता है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये जो ट्रांजिशन है, जिस तरह आप इवॉल्व हुई, जिस तरह मैं हुआ, जिस तरह हम हो रहे हैं और हमारे बाकी जो हमारे साथ भी हैं जिनके काम में हम देखते हैं, तो हमें महसूस नहीं होता कि हम वो इवॉल्व हो रहे हैं या वो कोई ट्रांजिशन हो रही है। हम तो सिर्फ वो बात है कि अपने दिल को, अपनी रूह को फॉलो करते हुए हम जो है वो जा रहे होते हैं। अच्छा, तो शुमाइला मुझे ये बताएं कि मौसीकी कहाँ से आई, जो पहला जो ये ताल्लुक़ था ये किस तरह से बना? बस जैसे घर में मेरे अब्बा भी म्यूज़िक को बहुत पसंद करते थे, अम्मा भी पसंद करती थी, और जैसे ख़ानदान में शादियों में गाने वाने होते हैं तो बड़ा दिल लगा के गाने गाए जाते थे और वो कान में म्यूज़िक भी पड़ता रहता था। फिर अब्बा जो है वो फैज़ अहमद फैज़ साहब के दोस्त थे, तो मेरे घर में शायरों का आना जाना बहुत ज़्यादा था। मतलब अहमद फराज, जॉन एलिया और बहुत सारे शायर, मुझे अब उनके नाम उस तरह याद नहीं है। तो मैं बहुत छोटी सी थी तो मैं उनको देखती थी आते जाते। तो वो शायरी का और म्यूज़िक का ताल्लुक़ तो मतलब वैसे भी साथ जुड़ा हुआ है। तो वो जब मैं उन लोगों को देखती थी, शायद वहाँ से फिर स्कूल कॉलेज में गाते गाते, और मैं वैसे तो मैं एक आर्ट्स की स्टूडेंट हूँ, पेंटर हूँ बाय प्रोफेशन। तो जी मैंने आना था अभी उस पेंटिंग की तरफ, मैंने आना था लेकिन वहाँ से मुझे मतलब मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। अब छोड़ी हुई है मैंने पिछले कई सालों से, मैं नहीं कर पा रही। लेकिन ये कि मुझे लगा कि शायद इसमें मुझे मज़ा, हालांकि वहीं से मुझे ये चांस मिला कि मैं अपने आर्ट्स कॉलेज में हमें कुछ गोरे जो है वो एक फेस्टिवल के लिए बाहर ले गए और वहाँ पर म्यूज़िक था और हमने वहाँ पे जाके बड़ा एंजॉय किया। और कुछ नई नई चीज़ें जो पाकिस्तान में उस वक्त नहीं हो रही थी, और नए आप कॉलेज जाते हैं और वहाँ से उठा के आपको अमेरिका भेज दिया जाए तो वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होता है। तो वो जो मैंने एक्सपीरियंस किया तो मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं जब वहाँ गाने सुना रही थी तो हम इन सिंगर्स के ही गाने गाते थे, रेशमा के, लता जी के, इन सब लोगों के। तो उन्होंने कहा तो बहुत अच्छे गाने हैं, ये आपका गाना है? तो मैंने कहा नहीं, ये तो रेशमा जी का गाना है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपका अपना गाना कौन सा है? मुझे ये भी नहीं पता था कि अपना गाना कैसे बनता है या कॉम्पोजिशन होती क्या है। तो मैंने उससे कहा मतलब अपना गाना क्या? उसने कहा अपनी कॉम्पोजिशन। तो उसने मुझे अपनी कॉम्पोजिशन सुनाई, बेसिकली ओरिजिनल कॉम्पोजिशन जो तुम बनाओ और तुम ही गाओ उसे। तो मैं बड़ी उदास हुई और मैं पूरे रास्ता जब मैं वहाँ से वापस लौट रही थी तो मेरे जहन में सिर्फ ये था कि यार ये कैसे बनेगा, होगा कैसे, चक्कर सा अपनी कंपोजिशन कैसे बनेगी। वाह। तो वो क्योंकि सुनते भी थे लेकिन बस दिमाग वहीं था कि बस यही लोग हैं जो बना सकते हैं, ये नहीं पता था कि ये कैसे बना रहे हैं। तो फिर जब मैं वापस आई तो मैंने अपने बड़े भाई को, वो शायरी वायरी करते थे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कि यार ये गाना बनाना है। तो उन्होंने कहा पहले तो गाना लिखना पड़ेगा। तो मुझे दोस्तों ने भी कहा कि पहले गाना तुम लिख के तो लाओ फिर कंपोज होगा। तो उन्होंने फिर मुझे गाना लिख के, मैंने उनको कहा मुझे गाना लिख के भेजें। तो मुझे आज भी याद है ना, मुझे ख़त उस वक्त वो भेजते थे, 2004 या 5 की बात है। वाह, तो आपने ख़त को एक्सपीरियंस किया? हाँ जी। तो मैंने उनको ख़त भेजा और मैं इंतज़ार किया। उनका ख़त जब आया तो मैंने जब ख़त पढ़ा तो उसमें वो पूछे थे अमेरिका में कैसा रहा, कहाँ गई ये वो। मैंने कहा यार ये क्या बातें कर रहे हैं, गाना कहाँ है? तो उसके पिछले सफ़े पे गाना लिखा हुआ था। तो वो गाना लेके मैं अपने एक दोस्त के पास पहुंची, वो कुछ कंपोज करता था और उसको स्टूडियो का एक्सपीरियंस था। अच्छा। तो उसने मुझे बस 2 लाइनें कंपोज की। उसने कहा देखो ये देखो इसको ऐसे बनाते। फिर उसी के साथ 2 लाइनें मैंने भी उसी वक्त कर दी। तो मुझे बहुत एक मैजिक लगा, एक जादू हुआ है, कुछ हुआ है। अच्छा। तो वो जो मैंने एक्सपीरियंस उस वक्त किया था, जो मैं पूरे घर को सुना रही थी कि मैंने गाना बना लिया, हालांकि वो बस ऐसे ही बनाया था कि बस सुना कर ही बता सकती थी कि मैंने बनाया। एक धुन बन गई, धुन बन गई।
अच्छा, वाह। तो वो मैंने सबको सुनाया और उसके बाद फिर उसको ले के मैं बहुत सारे स्टूडियोज़ में गई और फिर साथ पढ़ाई भी चल रही थी और वो बनते बनते कभी पसंद आ रहा है कभी नहीं आता, तो एक जर्नी है पूरी। लेकिन आई मीन कि इसमें काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी तो होते हैं ना? बिल्कुल होते हैं। तो किस तरह से कि मतलब वो धुन तो बन गई, लेकिन चूंकि म्यूज़िक को सीखना, कंपोजिशन को सीखना, तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स किस तरह, वो अक्सर हम कहते हैं कि जब शायर भी लिखता है कि वज़न में है कि नहीं है, तो वो सुर में है या नहीं है, तो वो जो बेसिक्स और वो जो सारी टेक्निकलिटीज़ थी वो इस तरह से थी कि एक तो जब हम बाहर मुल्क जाते थे तो वहाँ पे वो हमें वर्कशॉप्स करवाते थे, हमें बताते थे कि ये टेम्पो होता है, ये मीटर है इसका, या म्यूज़िक के साथ आपने इस तरह गाना है, तो वो हमने वहाँ सीखा। फिर वोकल की कुछ ख़ास किस्म की प्रैक्टिसेस उन्होंने हमें वहाँ करवाई। फिर यहाँ पर उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ में कोई 1.5 साल, वाह, मतलब एक बैठक सी रही उनके साथ। और फ़तेह अली ख़ान साहब तो क्या बात है, बिल्कुल, वाह। तो उन्होंने मुझे मतलब मेरे कान में राग पड़ता रहता था, मतलब उसकी सरगम, उसका चलन, सारी चीज़ें, तो वो मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगी, स्केल्स क्या होते हैं, मुझे एक स्केल की तरफ जाना है। फिर कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना था तो वो कौन सा हो सकता है, तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, फिर वो मुझे लगता है कि आप वैसे तो एक क्लास कहीं से ले सकते हैं साल की, या डिप्लोमास जैसे होते हैं, या कोर्सेज और तरह के, लेकिन जो आप जेन्युइन म्यूजिशियंस के साथ बैठते हैं जो सालों से, जिनके बाप दादा ये काम करते हैं, जनरेशंस जो, हाँ जी, उनके तो वो तो उनकी तो परवरिश ही उसी एनवायरनमेंट मतलब में, उनकी तो वो कहते हैं ना चरपाई भी बिल्कुल गाती है, हाँ, वो भी सुबह सुर में उठते ही वो भी सुर में है। तो वो उनके साथ बैठ के जो उनकी जो ज़बान में वो जो एक दूसरे से बात कर रहे होते थे, तो मैं वो ऑब्जर्व करती थी कि ये क्या है। सो यू वर दैट पैशनेट? मैं इतनी पैशनेट थी क्योंकि थोड़ा सा मुझे भी मौका मिला इन उस्ताद के साथ और इनकी सोबत में जो है वो रहने का, और जिस मुझे लगता है कि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं या जिस एनवायरनमेंट में हम हैं, तो हमारे लिए शुरू में बड़ा मुश्किल होता है कि उस एनवायरनमेंट में ख़ुद को एडजस्ट पाएँ अनटिल वी आर पैशनेट। हमारा वो जुनून उस हद तक है तो हम शायद उसमें सर्वाइव कर पाते हैं, नहीं तो मैंने तो अपने बड़े दोस्तों को, चूँकि मेरा ताल्लुक़ फ़िल्म से है, तो मुझे बड़ा शौक़ था कि जो है ना मैं स्टूडियो में जाऊँ, मैं फ़िल्म को देखूँ, मैं देखूँ 35mm पे कैसे बनती है, किस तरह ऑब्ज़र्व होता है। तो मैं जब जिस वक्त जो है मैं एवर न्यू स्टूडियो में गया या बारी स्टूडियो में गया, और उधर मैंने मुख्तलिफ़ डायरेक्टर्स के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। हसन अस्करी साहब उनमें एक थे, एक गिलानी साहब एक थे, और वो अपनी उसी में कि 86 में ज़िंदगी आई थी तो वो सुपर हिट थी और वो थी। और जब मैंने उनका वो प्रोसेस देखा ना कि एथो जूम आएगा, इस तरह कैमरा खुलेगा, तो आई थिंक आई कुडंट सर्वाइव मोर देन एन ईयर। मैं 1 साल के अंदर मैं उस जगह पे जो है ना वो बड़ा एक मुश्किल वक्त था उस एनवायरनमेंट में, उस जगह पे जो है वो सर्वाइव करना। लेकिन मैं चूँकि पैशनेट था तो मैंने कहा कि यार जो मुझे अच्छी बात मिल रही है ना इनसे, वो ले लूँ, जो टेक्निक इनकी है ना मैं किसी तरह उसको पिक कर लूँ, ठीक है, बाकी तो चले जो चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद उस टेक्निक में से आप एक अपनी टेक्निक भी डिज़ाइन करते हैं, क्राफ्ट एक अपना भी बनाना ज़रूरी है मुझे लगता है। वो फिर आपका सिग्नेचर जो है वो विद टाइम बीइंग जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। अच्छा, मैंने ये देखा कि मतलब जो जॉनरा जिस तरह से आपने चुना और गज़ल को जिस तरह से आप लेके चली, हालांकि ये उस वक्त उस तरह से मेन स्ट्रीम नहीं था, तो मतलब ये किस तरह कि वो शौक़ उस हमेशा शायरी से उस तरह का जो है वो एक मोहब्बत थी? और मुझे शायरी जब मैं पढ़ती थी तो मुझे विजुअल, मतलब शेर को खोलती थी मैं कि यार ये जो एक तो बेसिक इसका क्या मतलब है, और उसके बाद और आगे जा सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो इमेजिनेशन ही है सारी, तो वो मैं कर रही थी। और दूसरा मुझे गज़ल जो फॉर्म है वो मुझे पसंद बहुत है, तो मैंने बेगम अख्तर को सुना, किशोरी मोनिकर को सुना, मेहदी हसन खान साहब को, और बहुत सारे लोगों को मैंने सुना। तो मैंने कहा यार इन लोगों ने तो इन्होंने तो ज़िंदगियाँ अपनी उस्तादों के साथ, हमारे पास उस्ताद नहीं है, या हम आपकी 7-8 साल में या 10 साल में एक आवाज़ बनाई जाती है, तब से आप गा रहे होते हैं, तो वो तो वक्त निकल गया। तो अब क्या हो सकता है कि इनको सुनते हुए ही मैं एक अपना एक क्राफ्ट डिज़ाइन करूं जिसमें मैं अपनी बात एज एन आर्टिस्ट जो मैं करना चाहती हूँ कि ये मुझे दिख रहा है इस शेर में, या इस गज़ल को मैं इस तरह से देख रही हूँ, वो मैं कैसे कर सकती हूँ। तो वो खुद ही असल में बस हो रहा होता है, वो आप उसको ये नहीं बता सकते कि इतने बजे ये होगा और इतने बजे ये नहीं हो सकता। नहीं, वो क्रिएटिव जो तख्लीकी प्रोसेस है
वो तो शायद हर किसी का डिफरेंट है, वो तो अलग है। और मतलब मेरा तो बहुत ही डिफरेंट है, मतलब मैं तो कुछ अजीबोगरीब शोरोगुल वाली फिल्में लगा के और मैं लिख रही होती हूँ, तो लोग परेशान होते हैं कि यार ये तुम क्यों देख रही हो, वो भी देखना मेरे लिए ज़रूरी है। तो एक तरफ आप वहाँ भी देख रहे हैं, एक तरफ आप यहाँ भी लिख रहे हैं, तो कुछ इस तरह का मेरा। और कोई उसमें वक्त का चक्कर भी है? बिल्कुल है, मुझे टाइमलाइन का बहुत फिक्र होती है। और मैं जब बिल्कुल ही आखिरी लम्हात में मैं कुछ बनाती, अच्छा, मैं ये तो मेरे डायरेक्टर से पूछे आप कि नहीं, मैंने ये सवाल इसी वजह से पूछा कि जो मेरे लिए भी जो मेरा जो तख्लीकी प्रोसेस है ना, तो जिस तरह आपको शोरोगुल चाहिए होता है, तो मुझे तो बिल्कुल आइसोलेशन चाहिए होती है। और अक्सर ये है कि मैं अपने स्टूडियो में मैं कहता हूँ कि यार आज रात को मुझे एडिट करना है, मैं 9-10 बजे आता हूँ तो रात के 3 बज जाते हैं, मैं काम शुरू करता नहीं हूँ। लेकिन मुझे पता है कि मैंने सुबह अजान के वक्त जो है ना हल्की रोशनी होगी तो मुझे निकलना है, क्योंकि ज़्यादा रोशनी होगी तो मेरे से टॉलरेट नहीं होगी। तो वो जो आखिरी 2 घंटे हैं ना, और सिंस इट्स बीन पिछले 14-15 साल में कि वो सुबह 3-4 से लेके और 5-6 बजे तक जो मैं काम करता हूँ, वो मैं शायद वैसे मैं कर नहीं पाता। और वो मेरे लिए बड़े कीमती होते हैं कि यार ये अब वो शायद माइंडसेट भी एक बन गया उसका, और काफ़ी कुछ, और मैंने उसको काफ़ी चेंज करने की भी कोशिश की। नहीं यार, नेचर के साथ चलते हैं, सूरज और चांद को फॉलो करते हैं, इस सर्कल को फॉलो करते हैं, बट इट नेवर हैपेंड। अच्छा, मेरा बिल्कुल अलग है, मतलब मैं रात को काम ही नहीं कर सकती। मतलब सिंड्रेला का जूता गुम जाता तो उसने 12 बजे से पहले घर जाना होता था, मेरा एग्जैक्टली वो सीन है। अच्छा, वाह। मैं सुबह 4:30-5 बजे मेरी क्लॉक सेट है, मैं उठ जाती हूँ। वाह। और मैक्सिमम 12 या 11 तक मैं काम करती हूँ। 12 बजे के बाद मैं कर लेती हूँ अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं वो रात को काम करते हैं, तो उन सबको मैं नहीं बदल सकती, तो वो फिर मैं ज़रा मजबूरी में करती हूँ, बहुत खुश नहीं होती मैं। अच्छा, और दूसरा उसका हिस्सा ये है कि डेडलाइन, कि अब मुझे पता है कि यार मेरी डेडलाइन है, 3 घंटे में मुझे डिलीवर करना है, तो उसमें वो नहीं है कि आइसोलेशन है नहीं है, सुबह के 3-4 बजे या नहीं बजे हैं, वो तो वो 3 घंटे और उसमें डिलीवर करना है और उसमें हो जाता है। तो मैं अक्सर ये होता है कि जिस तरह वो हम बात कर रहे थे प्रोड्यूसर्स की, तो मैं उनको कहता हूँ कि वो जो मुझे कहते हैं ना कि कोई डेडलाइन नहीं है यार तुम करो, तो मैं कहता हूँ कि यार काम नहीं होगा, फिर नहीं होगा। ये बिल्कुल सही बात है। ये प्रेशर मुझे देना पड़ेगा। मुझे कोई कहता है ना कि आप वक्त ले लें, मैं कहती हूँ ये लफ्ज़ आप वापस ले लें, क्योंकि आपने मुझे वक्त दिया तो बस फिर हो गया। आप मुझे एक टाइम बताइए किस वक्त चाहिए। अच्छा, तो हालांकि आई थिंक इट्स वेरी पर्सनल, लेकिन क्या मतलब वो तख्लीक जो हम कहते हैं कि आमद, वो धुन का आना किस तरह से होती है? व्हाट्स योर प्रोसेस? कुछ मेरे जो हैं दोस्त जो म्यूजिशियंस हैं उनसे बात होती है, वो तो कहते हैं यार हम तो बस कहीं वॉक पे निकल जाते हैं और कहीं ना कहीं से धुन आ जाती है, कहीं हम बैठे हुए हैं अपने जोन के अंदर, कहीं से आ गई, कहीं ट्रैवल में आ गई। तो आपका व्हाट्स योर प्रोसेस? एक तो ये मेरा जो सिंपल प्रोसेस है वो ये है कि अगर मुझे कोई गज़ल पसंद आ गई है तो मैं गिटार विटार लेके बैठूंगी और उसको डिफरेंट स्केल्स पे देखूंगी, या कुछ, या कभी कॉम्पोजिशन पहले ऐसे ही आ जाती है, आपके दिमाग में चल रही होती है और जब आप बैठते हैं तो वो बन जाती है। लेकिन मुझे लगता है जैसे गुलजार साहब ने कहा था कि आइडियाज़ जो हैं वो हवा में होते हैं, मतलब कोई भी किसी वक्त भी पकड़ सकता है, तो धुन भी बस वो हवा में ही होती है, बस आपने उसका वो सिकर धागा है तो उसका सिरा आपने पकड़ना है, तो वो उसी की कोशिश हो रही होती है और उसी में वो बन जाती है। तो अगर मुझसे कभी भी कोई किसी वक्त भी पूछे कि कॉम्पोजिशन बनाने का क्या धुन कैसे आती है, तो वो मुझे लगता है ये कुदरत का काम है, ये मैं कभी शायद ना बता पाऊँ, या मुझे लगता है कोई भी कंपोज़र ये बात नहीं बता सकता कि ये इस तरह से। So do you think it is gifted? गिफ्टेड है ये, मतलब उसका क्राफ्ट भी है, वो बगैर क्राफ्ट के नहीं है। उसको पॉलिश करना है, हाँ उसको आपने किस तरह से मतलब संवारना आपने देखना है कि यार ये जगह खूबसूरत भी लगे, उसकी टेक्निक को समझना है, रॉ भी रहे, ये अच्छी भी लगे, ये मीठी भी हो, अब ये बात ऐसे हो जानी चाहिए, ये भी दिमाग आपका एक तरफ। अच्छा, ये इतनी अच्छी उर्दू और ये इतनी अच्छी वोकैबुलरी और जो अच्छी है। हाँ, नहीं आई मीन हमारे लिए तो मतलब मेरे लिए, हालांकि मैं भी उर्दू मीडियम से आया हूँ, तो बट स्टिल आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड कि जितना अच्छा आपका अल्फाज का चुनाव है और जिस तरह से आप उसको बयान करती हैं और जिस तरह से आप उनको सुर में लेके आती हैं, तो ये अल्फाज से दोस्ती कैसे, मतलब किस तरह इतना जो है ये इतनी मोहब्बत कैसे है? ये मुझे लगता है कि जैसे मुझे लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट है, पंजाबी लैंग्वेज है या हिंद को है या
फ़ारसी जैसे मुझे बहुत पसंद है, उर्दू बहुत पसंद है। तो उसके साथ साथ वहाँ का कल्चर, वहाँ का पूरा जोग्राफिया, वो सब आप जान रहे होते हैं, तो शायद जानने में दिलचस्पी है कि लोग कैसे रहते थे, वो कैसे बात करते थे। जैसे फ़ारसी में जब आप बात करते हैं तो वो, मुझे लगता है शायद वो गुस्सा कभी करते ही नहीं होंगे। हाँ, जौनम, मतलब वो जिससे प्यार कर रहे हैं उसे भी जौनम, जो बहन है उसे भी जौनम। तो वो एक ख़ास उन्होंने वो चीज़ रखी हुई है। तो मुझे बड़ा रोमांस इसमें नज़र आता है। जैसे पंजाबी है, मुझे उसमें बड़ा रोमांस नज़र आता है कि वो बिल्कुल, मुझे लगता है कि पंजाबी शायद अगर आपने उसमें गाना बनाना है तो वो शायद कंपोज होके आया हुआ है आपके पास, आपको पता ही नहीं है कि वो इतना खुला है, वो इतनी खुली लैंग्वेज है। तो वहाँ के लोग कैसे सोचते होंगे, और ये लफ्ज़ कहाँ से बेचारे भटकते हुए, मरते हुए, लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। मुझे लगता है कि मज़े आते हैं मुझे उसके। मुझे लगता है कि ये तो खुशकिस्मती है कि आप जैसे आर्टिस्ट हैं कि जो लुत्फ़ लेते हैं अल्फाज का और लैंग्वेज का, और उसके मज़े आते हैं। मतलब मुझे कहीं ऐसा लगता है कि धुन भी कुछ नहीं है अगर तो अल्फाज नहीं है। मतलब लिखने वाला जो लिख रहा है, जिसको पूरी दुनिया में बहुत पीछे ही रखा जाता है हमेशा से। अच्छा, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ तो अलमिया ये है, जो कि आपने पंजाबी का जिक्र किया, मेरा ख़ुद ताल्लुक़ पंजाब से, मेरा टोबा टेक सिंह से जो है वो ताल्लुक़ है। और मैंने देखा किस तरह हम अपनी लैंग्वेज से जो है ना, अपनी ज़ुबान से किस तरह से दूर हुए, ठीक है। और वो फासला जो है वो उसमें इजाफ़ा होता जा रहा है, वो कम हो नहीं रहा। जो मैं देख रहा हूँ अपने आसपास और अपनी फैमिली में, अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के अंदर, और एक 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 जुदाई आ गई उस ज़ुबान के साथ। और जिस तरह से आपने उसको बयान किया, जिस तरह से आपने उसकी ओनरशिप ली, तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इनकरेजिंग फॉर पीपल। आई मीन कि जो लोग जो है वो उस ज़ुबान से फ़ासला इख्तियार करते जा रहे हैं, और एक वो ग्लोबलाइजेशन के चक्कर में या एक उसमें अक्सर मुझे सुनने को मिलता है कि पंजाबी शायद उतनी नफीस नहीं है, उर्दू ज़्यादा नफीस है, या वो एक आ गया जी पढ़े लिखे, जो एक हमारे यहाँ ना कि लिटरेट, हाँ लिटरेट लोग हैं, तो वो उर्दू में जो है वो बात कर रहे हैं, तो वो पंजाबी में बात करना या अपनी कोई भी मदर लैंग्वेज में अगर मैं देखता हूँ तो बात करना, अब अक्सर ऐसा जो है मुझे लगता है ये जो जेन जी और जो ये हमारे जो मिलेनियल्स भी हैं, तो कहीं पे अपनी तौहीन समझते हैं। अच्छा, मुझे लगता है जो उनको सिस्टम ने या उनके घर वालों ने या लोगों ने जो उनको बताया है, उनका मुझे कसूर नहीं लगता। मतलब मैं गाना इसलिए नहीं बनाती कि लोगों की उर्दू ठीक हो जाए, मुझे खुद को पसंद है, मुझे लफ्ज़ पसंद है। मुझे तो ये जो जेनजी जो अब जो मतलब अगर मुझसे 10 साल या 15 साल छोटे लड़का लड़की जो गाना बना रहे हैं, मैं वो भी सुनती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो ये बात कर रहे हैं, अगर वो बात सच्चाई और ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आज भी उनका गाना, आप ये नहीं कह सकते कि ये गाना किसी ने इसको बहुत ज़्यादा पुश किया गया है इस गाने को, या इस पे बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं तो ये गाना चल रहा है। नहीं, उसकी सच्चाई पर ही चल रहा है वो गाना। तो वो भी तो आज ही का इंसान है। तो हम ये क्यों भूलते हैं कि जो पहले लोग काम कर रहे थे वही लोग थे जो काम कर रहे थे। तो इस तरह तो फिर मेरी गज़ल कोई ना सुनता, क्योंकि मेहदी हसन खान साहब के बाद या बेगम अख्तर के बाद तो फिर गज़ल होनी नहीं चाहिए, या और बड़े जो नाम है उनके बाद गज़ल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद गज़ल हुई। फिर मैं कर रही हूँ, मेरे अलावा और बहुत सारे लोग कर रहे हैं, क्योंकि शायद अब रिसीव हो रही है। वापस लोग फिर मुड़ के यहाँ आएंगे, फिर कहीं भटक जाएंगे, फिर कहीं आ जाएंगे। तो ये मतलब मैंने कभी इसको सीरियस नहीं लिया। तो ये मतलब एक वो नेचर, हाँ, कुदरत का एक प्रोसेस है ये प्रोसेस है उसका। आपने एक बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जो कि हम अल्फाज में अब डूबते जा रहे हैं, कि उसके अंदर जो है, अगर वो आज का जो म्यूज़िशियन है, जो आर्टिस्ट है या जो सिंगर है, वोकलिस्ट है, वो अगर गाना बना रहा है और उसमें अगर वो सच्चाई है, उसमें वो ईमानदारी है, तो वो अपनी जगह पर उस तरह रहता है। लेकिन ये हमें सच्चाई और ईमानदारी उस तरह मिलती नहीं है। ये कैसे आती है सच्चाई और ईमानदारी? मेरा ये बड़ा सवाल है। मेरा चूँकि फ़िल्म से ज़्यादा ताल्लुक़ है, और अक्सर मेरे सेशन इस पे होते हैं कि किस तरह आपने ट्रेंड से निकलना है, कि भाई जो ट्रेंड फॉलो हो रहे हैं वो तो चलें अपनी जगह, किस तरह से आपने अपनी सच्चाई, अपनी आवाज़ और अपनी ईमानदारी और अपनी रूह को सामने लेके आना है। किस तरह होता है ये प्रोसेस ज़रा मुश्किल है, क्योंकि मैं इस मुश्किल से गुजरी भी हूँ और गुजर रही हूँ। अब शायद मुझे आदत हो गई है, तो मुझे वो गुजरता हुआ महसूस नहीं हो रहा। पहले शायद आदत नहीं थी तो ज़्यादा बुरा लगता था। तो मुझे लगता है कि ये
मतलब सच्चाई और ईमानदारी जो है वो आर्ट की मतलब पहली सीढ़ी है और आखिरी सीढ़ी भी सच्चाई और ईमानदारी है। तो अगर आज के दौर में भी उसे कोई कर रहा है तो उसको थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ सोशल मीडिया पे है या जो चीज़ ज़्यादा मशहूर हो गई है वो उतनी अच्छी भी है, वो मयारी नहीं है। तो जितना भी दुनिया में मयारी काम रहा है वो कम ही रहा है और वो देर से ही सामने आया है। कुछ लोगों के मरने के बाद आया, कुछ उनकी ज़िंदगी में आ गया, कुछ मरने से को 2 घंटे पहले आ गया। ये ट्रेजेडी तो ये अलमिया तो रहा है। ये अलमिया तो है। तो मुझे तो अब ये ट्रेजेडी भी नहीं लगता, मुझे लगता है कि आपको अपने मज़े के लिए उस लम्हे में आप क्या महसूस करते हैं, आपको कितना मज़ा आ रहा है। अब कितने लोग इसको समझ पाते हैं, कुछ लोग इसे बिल्कुल नहीं समझ पाते। शुरू में कहीं वो ईमानदारी होती है उनके अंदर कि उनको पहले मज़ा ही आ रहा होता है, लेकिन बाद में सिस्टम उन्हें कहता है कि नहीं यार ये मज़ा नहीं है, तुम्हें ये करना पड़ेगा, तुम्हें इन चीज़ों की ज़रूरत है जो कि ज़रूरत नहीं है। तो वो उनको हासिल करने के लिए जब आप आर्ट के साथ इस तरह करते हैं तो वो आप मतलब अगर आपके पास पैसा है तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके पास पैसा है, आपके पास बड़ा घर है तो आप कामयाब हैं, नहीं आपके पास बड़ा घर है इससे कामयाबी का लेना देना नहीं है। ये पैरामीटर नहीं है। क्या आप इंजॉय करते हैं? मतलब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो ज़िंदगी भर घर बनाते हैं या बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और आखिर में वो कहते हैं कि यार एक कुर्सी हो और हम नदी किनारे बैठ के एक कप चाय पिए। तो फिर आपने इतनी मेहनत करके आप तो रोज़ नदी किनारे बैठ सकते थे, आप चाय पी सकते थे, लेकिन अब आप पीना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी निकाल के आप वो करना चाहते हैं। मुझे ना बड़ा अच्छा ये नहीं करना चाहती मैं। वो ट्रैक याद आ रहा है, अभी रिसेंटली मैंने देखी थी वो फिल्म आदमी भूतिया है। आदमी भूतिया? हाँ, सुना आपने? नहीं, मैंने नहीं देखी। अच्छा, नहीं फिल्म नहीं, ये ट्रैक का टाइटल है। अच्छा, ओके, मैंने नहीं सुना। मैं ये सुनते हैं हम, ये ट्रैक हम इसके बाद सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे। अभी अगर हम इसी ईमानदारी और सच्चाई की बात करें और जब हम अपनी इंडस्ट्री की बात करें और ये पूरा जो एक कमर्शलाइज जो एक इंडस्ट्री जिसका हम हिस्सा हैं, जिसमें हमें अपने काम को बेचना है, क्योंकि हमारा सर्वाइवल भी इसी के अंदर है। आपके पास मौसीकी का फ़न है, मेरे पास जो है कुछ अच्छे विजुअल्स क्रिएट करने का फ़न है, तो हमने इसी को बेचना है और यही हमारा गुज़र बसर भी है। तो इस कमर्शलाइजेशन के बीच में किस तरह आपकी सच्चाई और ईमानदारी जो है वो कायम रहती है? इट्स तो मोर लाइक वो अक्सर बात होती है कि वी आर सेलिंग आवर सोल। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं भी अपनी रूह को बेचा होगा। ये मैं डंकी की चोट पे कह सकती हूँ। बड़ी बात है। आई मीन के एक आर्टिस्ट देखिए कॉम्प्रोमाइज और जो कि मेन स्ट्रीम इंडस्ट्री का हिस्सा भी है। देखिए इंडस्ट्री तो है ही नहीं हमारी कोई, लेकिन जो भी है छोटी मोटी आप जिसे आप कह लें। तो मैंने अभी तक जितना भी काम किया है वो मैंने अपने मज़े के लिए किया और पैसे भी चाहिए, क्योंकि इसी काम पे सारा मेरा प्राइम टाइम इसी पे निकला है, तो अब मैं खाऊंगी कहाँ से, तो वो भी ज़रूरी है। लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी भी, अगर मैं 2 रोटी खाती हूँ तो मैं आधी खा लूँगी या 1 खा लूँगी, लेकिन अगर मुझे किसी काम में कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ नई चीज़ जानने को नहीं मिल रही, तो वो मैं नहीं कर पाती। हमेशा से मेरा यही रहा है और अभी तक मैं चाहती हूँ आगे भी यही रहे, क्योंकि वो दिल का जो सुकून है ना, वो मुझे लगता है बेहद ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे अगर मैं याद करने बैठूँ, जैसे कॉम्प्रोमाइज़ लोग कहते हैं ना कि जी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए, मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए। कि अगर डायरेक्टर मुझे कहता है कि ये मेरी स्टोरी है, मुझे इस तरह का साउंड चाहिए, इसको कॉपी करना है वो मैं नहीं करूँगी, मैं इस तरह का कुछ चाहिए, क्लैरिटी हो उनके अंदर कि मुझे ये कुछ चाहिए, तो वो वहाँ अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है तो वो बिल्कुल ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी तो फिर मैं मंटो हूँ या फिर मैं जॉन एलिया हूँ, कि मतलब वो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया ही नहीं, उन्होंने कहा बस ये हमने लिख दिया, बस ये है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं उनकी, उससे इनकार नहीं है। लेकिन आपकी अपनी भी कोई ज़िंदगी है, आपके साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो वो कितनी तकलीफ़ में जा रहे हैं उस चीज़ से, उसको भी मुझे लगता है कि देखना कई हद तक ज़रूरी है। तो मैं कभी भी नहीं चाहती कि मैं मंटो की तरह की ज़िंदगी गुजारूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उनकी अब पर्सनल ज़िंदगी में क्या हो रहा है मेरी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है, लेकिन ये जो कहा जाता है ना कि ये काम देखो आर्टिस्ट का कितना अच्छा है और ये इंसान अच्छा नहीं है, तो फिर वो काम कहाँ से आ रहा है? भी तो आपके अंदर से आ रहा है। तो आपके लिए बेहतर होना भी ज़रूरी है। आप बेहतर होंगे तो आपका आर्ट बेहतर होगा।
वरना मुझे नहीं लगता कि कोई और तरीका है कि जिससे वो बेहतर हो सके। वो असल में देखें बात ये है कि अगर आप इंसान अच्छे नहीं हैं तो आपका आर्ट किस तरह से अच्छा भी मुझे लगता है कोई सही अच्छा बुरा भी कोई लफ्ज़ नहीं है। मुझे लगता है कि बेहतर होना मतलब आगे बढ़ना, इवॉल्व होना। बिल्कुल हाँ। लेकिन अगर आप इंसान बेहतर नहीं हैं, मुझे ये लगता है कि देखें जो ये एक मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, ठीक है, मौसीकी आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि आप वही एक्सप्रेस करते हैं जो आपके अंदर होता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो सिस्टम से आपको मिल रहा है, जिससे मुझे लगता है कि अगर आप सवाल नहीं कर रहे, आपको जो भी कुछ हो रहा है दुनिया में आपको कुछ बुरा ही नहीं लग रहा, तो फिर आप आर्टिस्ट तो नहीं है। मतलब फिर आप क्या करना चाहते हैं वो शायद आपको भी नहीं पता। तो इतनी क्लैरिटी तो आपके अंदर होती है कि यार ये बात है जो मुझे बुरी लग रही है, मतलब मुझे सिस्टम को नहीं बदलना, ना मैं बदल सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी बात तो कर सकती हूँ कि जहाँ भी कोई चीज़ ऐसी हो रही है कि जो मुझे लगता है कि यार ये बड़ी तकलीफ दे है, या मुझे लगता है कि यार ये होनी नहीं चाहिए। एक सिस्टम होता है जिसमें आप चाहते हैं कि यार ये चीज़ें हों। मुझे ये भी नहीं अच्छा लगता कि आप भूखे मर रहे हैं और आप आर्ट कर रहे हैं बैठ के और आप कह रहे हैं मैं तो बस यही बात करूँगा। मुझे ये बात भी, मतलब लियोनार्डो डा विंची ने भी जब मोनालिसा बनाई थी तो 12 साल बाद उसको घर से निकल के लोगों को ही दिखानी पड़ी थी, जिन लोगों ने उसे कहा था कि ये क्या बकवास बनाया तुमने। लेकिन आज आप उस पेंटिंग को खोल रहे हैं। हाँ। और वो आगे कितने सालों तक खुलती रहेगी। तो वो भी आर्टिस्ट थे, वो भी एक दौर था, अब ये भी एक दौर है। तो हम कितनी दौर तक रहेंगे, वो तो गुजर रहा है ना, तो हम भी उसके अंदर से गुजर रहे हैं। तो उसको बस तब इंजॉय भी करते रहें। उसमें आपको तकलीफ भी आएगी, आप खफा भी होते हैं, मुझे गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन होती है। मुझे लगता है अगर आर्टिस्ट को फ्रस्ट्रेशन ही नहीं हो रही, उसको गुस्सा नहीं आ रहा, वो खफा नहीं हो रहा, वो रोमांस महसूस नहीं कर रहा है, वो कुछ भी महसूस नहीं कर रहा अगर, तो फिर वो कुछ क्रिएट नहीं कर सकता। वो अपने साथ, ज़मीन के साथ कनेक्टेड नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कम से कम उस ग्राउंड मिट्टी के साथ कनेक्टेड नहीं है। आई एम स्टिल स्टक देयर। जो बात आपने कही कि आपने अभी तक अपनी रूह को नहीं बेचा। नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता। हाउ, मतलब ये मैं भी सीखना चाहता हूँ और मेरा ख्याल है कि शायद जो बाकी जो है, मतलब मुझे लगता है शायद बहुत सीधी सतह पे हो ये बात अगर मैं करूँ तो मुझे लगता है कि आपको इस वक्त जो ये इंडस्ट्री है, इसमें मुझे लगता है लोग अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए उनको लगता है कि ये इजी मनी है इस इंडस्ट्री के अंदर आना। तो जब आप वो करते हैं तो आपको पता होता है कि मुझे अब एक बड़ी गाड़ी लेनी है। अच्छा भाई क्या कह रहे थे आप? अच्छा ये कहते ये हो जाएगा, ये हम कर देंगे। मतलब वो जितनी दफ़ा आपसे जो भी कहें बस आप एक पपेट की तरह उसे करते जाएं। तो वो मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने नहीं आई हूँ यहाँ पे। मैं अपनी ज़िंदगी जीने आई हूँ, मज़े से गाना बनाएं। जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं, जैसे काशिफ निसार साहब हैं या बीगुल राइटर है, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं वो। तो वो जब भी उनसे बात होती है या जब भी उनका प्रोजेक्ट मैं करती हूँ तो उसमें वो यही होता है कि यार गाना बनाते हैं, मज़ेदार गाना बनाते हैं, इस तरह का कुछ करते हैं, कुछ करें, बताएं क्या बनता है, क्या निकलता है। तो वो आपको एक फ्री हैंड देते हैं और मैं भी उनसे, और उसमें जो वो चीज़ मुझे उनको चाहिए होती है वो उस तरह नहीं बताते कि ये मुझे चाहिए, नहीं, वो बातों में उस कहानी के ज़रिए। अच्छा, मैं इस पे डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि जो ट्रैक्स मैंने आपके सुने उनमें ना एक स्टोरी टेलिंग है जी, एक कहानी है। तो ये कहानी की इंस्पिरेशन और फिर उसको किस तरह से अल्फाज देना और उसको उस रिदम के अंदर लेके आना, तो किस तरह से ये, मतलब आप किस तरह आपकी वो, मुझे लगता है मैं कहानियाँ सुनता हूँ। मुझे लगता है एक कंपोज़र को एक स्टोरी टेलर होना ही चाहिए। मतलब उसको पता होनी चाहिए कि कहानी क्या है, कैरेक्टर्स क्या हैं, उसका आर्क क्या है, मतलब वो क्या है सारी चीज़। उसके बाद जब आप गाना बनाते हैं ना तो वो आप उस कहानी का गाना बना रहे होते हैं, तो जो सुनने वाला होता है उसको विजुअल कहीं दिखता है। क्योंकि मुझे भी जब मैं शायरी को पढ़ती हूँ उस इमेजिनेशन में मुझे विजुअल दिखता है, तो जो मुझे दिख रहा है उसका कुछ % तो लोगों को नज़र आएगा वो विजुअल। तो विजुअल आपको मुझे लगता है कि रोक के रखता है, आप सुनने पे मजबूर रहते हैं कि क्या, मतलब मेरी कोई टेक्निक नहीं है ये, लेकिन मैं काम इस तरह से करती हूँ, मेरी दिलचस्पी कहानी में। मतलब मैं गज़ल में पूरी कहानी अपनी बना लेती हूँ, और जितने भी मैं गाने बनाती हूँ मेरी ज़्यादातर, अभी भी अगर मुझे कोई ड्रामे का OST या कुछ भी आता है तो मैं उनसे कहती हूँ स्क्रिप्ट भेज दें। बहुत सारे चैनल मुझसे पूछते थे क्यों, स्क्रिप्ट का क्या करेंगे आप? तो मैं कहती थी यार पढ़ेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि कोई और मांगता नहीं है। तो मैं कहती थी वन लाइनर ही भेज दें मुझे। अभी तो ये है कि जिस आर्टिस्ट ने परफॉर्म करना है ना वो कहता है कि वो जो मेरा रोल है ना सिर्फ वो लाइंस भेजें मुझे। हाँ जी, मतलब इतना जो है ना वो प्रोसेस इतना वो कमर्शियल हो चुका है।
और आगे जो कंज्यूमर है वो भी उसी तरह से कंज्यूम कर रहा है उसको। देखिए ये सारा कुछ मुझे लगता है कि ये इस तरह की चीज़ें और इस तरह के लोग आते रहते हैं और वो फिर वो छलनी में से वो बह जाते हैं, फिर कुछ खास छलनी के अंदर रह जाते हैं। तो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं वाह जी वाह। अच्छा तो कश्मीरी पंजाबी कैसी है? कश्मीरी पंजाबी आप कह रही थी ना कि मेरा मतलब कश्मीरी पंजाबी से मेरी मुराद ये थी कि अब्बा मेरे कश्मीर से थे, अम्मा मेरी साहिवाल से थी। अच्छा। तो वो फिर वो जो हिजरत करते हुए श्रीनगर से होते हवाते मीरपुर आज़ाद कश्मीर आए तो पंजाबी हो गई ना, वहाँ पे बोली जाने लगी। अम्मा की साहिवाल की पंजाबी थी। हाँ साहिवाल तो हाँ, लेकिन अब्बा को क्योंकि वो उर्दू फैज साहब से दोस्ती और शायरी, तो उन्होंने उर्दू पे ज़रा ज़्यादा हमें रखा यार उर्दू ठीक होनी चाहिए। तो फिर शहर आ गए सब, हम शहर में ही पैदा हुए, तो उसमें फिर उर्दू की तरफ ज़्यादा फोकस था और तलफ़ुज़। तो आज भी मेरे घर में ना सारे बहन भाई एक दूसरे के तलफ़ुज़ से ठीक करते रहते हैं। आई थिंक अच्छी बात भी है वो किसी हद तक। मुझे लगता है कुछ लफ्ज़ जो हैं वो चेंज हो गए हैं, मतलब वो वक्त के साथ साथ वो चेंज, मतलब ये लश्करी जो ज़बान है उर्दू, ये है ही इस तरह की ज़बान कि ये चेंज होने के लिए ही बनी है। तो अगर उसी दौर की तरह आप और वही बात है ना कि ये तो फिर वो कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट के कुछ लफ्ज़ फारसी से उठाए, कुछ लफ्ज़ उर्दू हमारी आधी तो फारसी ही है, फारसी और बाकी हिंदी है उसके अंदर मिली हुई, तो वो सारी मिक्सचर है ज़बानों का। तो वो अगर चेंज हो रहा है और लोगों को वो अब उर्दू नहीं आती, तो आपके निसाब में है ही नहीं उर्दू, आप उन्हें कोर्स ही कहीं और का पढ़ा रहे हैं, तो वो क्यों बोलेंगे उर्दू, या उनको उर्दू से क्यों, और उर्दू से मोहब्बत क्या, मतलब आपको मज़ा ही नहीं आ रहा है एक लैंग्वेज बोलने में, चाहे वो उर्दू हो चाहे कोई भी हो। अब मुझे कोई कहे कि फ्रेंच बोलो, भाई नहीं समझ आ रही, मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा मैं क्यों बोलूँ वो ज़बान। अच्छा बड़ा मुश्किल है, मतलब मैंने जब कोशिश की ना कि मैंने 1.5 साल गुजारा जर्मनी में। आई वॉज वर्किंग फॉर अ स्टूडियो इन हैम्बर्ग, और उस वक्त मेरे पास थी अपॉर्चुनिटी मैं मूव हो जाऊँ, लेकिन मुझे तो समझ ही नहीं आई। मैंने कहा ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तो ज़िंदगी की समझ नहीं आई ना। इश्तिहार तो बना रहे थे हम, ठीक है, वो मुझे भेज देते कभी, उनका वो इंश्योरेंस कंपनीज उनकी क्लाइंट थी, या गाड़ियों की कंपनी उनकी क्लाइंट थी, जाओ उनका इंटरव्यू ले आओ, वो डिजिटल वीडियो कमर्शियल बनाना है, ये करना है वो करना है, लेकिन मुझे कभी उसकी जो है वो समझ ही नहीं आ सकी, कनेक्ट ही नहीं कर पाए ना आप। हाँ, कभी कभी आप जैसे मैं अमेरिका या लंदन में वहाँ पे कनेक्शन फील नहीं करती, पता नहीं क्यों। मतलब वैसे आप जा सकते हैं, वो खूबसूरत जगह है, आप देखें वहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। शायद मेरी टेक्नोलॉजी और जिस तरह से वो भाग रहे हैं ना तेज़ी से, उसमें मेरी शायद दिलचस्पी ज़रा कम है। मुझे लगता है कि यार आप ज़रा, मतलब जैसे मैं आपको रास्ते में ही बता रही थी कि जब मैं ज़्यादा देर के बाद पाकिस्तान आऊँ तो मैं कहती हूँ मैं दरख्त पे बैठ के पत्ते खाऊँ। दुबई से आए तो फिर तो जो है वो कि वो इतनी ग्रीनरी, मुझे इस्लामाबाद, लाहौर या माल रोड मुझे इतना पसंद है। मुझे लगता है कि अगर दुनिया की कुछ 6-7 सड़कों को अगर रखा जाए, रोड्स को, तो वो किसी नंबर पे तो आएगी। वो इतनी खूबसूरत रोड है वो। अच्छा मुझे शुमाइला ये बताएं कि इंस्पिरेशन कहाँ से लेती हैं, इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? मतलब जब हम इसकी तख्लीक की बात करते हैं तो, या कंपोजिशन की बात करते हैं तो, मतलब क्या वो नेचर से उठा रही होती हैं? कहाँ से आप इंस्पिरेशन ले रही होती हैं? कहीं से भी आ सकती है, लोगों से, अपने महबूब से, और नेचर से। महबूब मेरा ख्याल है एक वक्त तक ही इंस्पायर करता है। महबूब का होना मुझे लगता है बेहद ज़रूरी है क्योंकि मैं हूँ एक आशिक, तो मुझे तो महबूब चाहिए। मतलब मैं किससे इश्क करूँगी फिर, तो वो तो ज़रूरी है। वो कोई इंसान हो सकता है, कुछ चीज़ हो सकती है, हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो उसमें ये तो है हम कि ये कहें कि महबूब यहाँ पे सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है। वैसे भी कर ले वैसे कर ले ज़्यादा ठीक है क्योंकि वो आपकी उस ज़िंदगी में ही होता है ना वो। अच्छा ये भी एक बड़ा, मतलब मैं आर्टिस्ट जो है ना, मैं बड़ा ये सुनता हूँ कि यार एक आर्टिस्ट के लिए, एक फनकार के लिए दुखी होना बड़ा ज़रूरी है। और अक्सर ये आता है जी आप जब तक पेन नहीं होगी, दर्द नहीं होगा, तो वो आर्ट तख्लीक नहीं होगा। नहीं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो हो ही जाता है, ऐसे मौके आपको मिल ही जाते हैं कि वो। लेकिन मुझे लगता है उदासी, कोई जैसे उदास हो जाते हैं आप, मैं अक्सर हो जाती हूँ, तो मुझे उसके मज़े भी आते हैं, क्योंकि उसमें आप, वही आपका तख्लीक का ही अमल होता है वो सारा, कि आप उसमें सोच रहे होते हैं कि अब क्या उस उदासी में आप जो है वो खुश भी हो रहे होते हैं कि यार उस वक्त जो हम उदास हुए थे तो हम किस तरह बैठे थे, हम किस तरह मिले थे, या क्या क्या बातें हुई थी, आप रिलिव कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों को। तो वो मुझे लगता है ज़रूरी, उसमें से फिर कुछ नई चीज़ भी आपको
कहीं मिल जाती है, मुझे तो मिल जाती है, वो ढूंढने से तो फिर खुदा मिल जाता है, तो चीज़ें कैसे नहीं मिली। हमें तो ना मिल पाया लेकिन हमने भी सुना ही है। अच्छा, इसका मेरा ख्याल है मूड से भी नहीं। अब मेरी अगर प्लेलिस्ट मैं गाड़ी में देखूं तो सारे जो ट्रैक है ना बड़ी कोई एक उदासी की तरफ, और वो बिल्कुल ही जो है ना सॉफ्ट, और उसमें अक्सर पिछले दिनों मुझे अपने अब्बू के साथ ट्रैवल करना था, हमने गांव जाना था, तो वो मेरी प्लेलिस्ट चल रही थी, वो कह रहे थे मुझे रोना आ रहा है। अच्छा। तो आपने अब्बू भी जुल्म शुरू कर दिया। अच्छा, और मैं मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं उदास हूँ तो मैं वो सुन रहा हूँ, मतलब मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ तो मतलब मेरा मूड, मैं उस मूड को एंजॉय करता हूँ। आई डोंट नो, मुझे लगता है वो एक फेज होता है, कुछ लंबा रहता है, कुछ कम होता है। जैसे मैंने एक फेज में कवाली बहुत सुनी, मतलब गज़ल, तो मुझे लगता है ये फेज मेरे पे रहता ही है कि अगर बेगम अख्तर को मैंने अपने घर पे लगा दिया है सुबह में, तो मैं बर्तन धो रही हूँ, मैं सफाई कर रही हूँ, मैं खाना बना रही हूँ, मैं नहा, मतलब बेगम अख्तर चलती रहेंगी पीछे। ऐसा नहीं है कि आपने सुना और कोई आया तो बंद कर दिया, नहीं, वो पीछे चल, मतलब पूरा दिन गुजरेगा, फिर वो रची रहेंगी। अच्छा, वो फिर वो पूरी वो एनर्जी, हाँ, वो ओरा जो है वो मतलब कई दफ़ा तो मैं उनको सुनते सुनते बहुत रोई हूँ। फिर मैं सोचती थी कि यार मैं ना इनको जानती हूँ ना, ये मुझे जानती हैं, और उनकी क्या ज़िंदगी गुजरी है मुझे ये भी नहीं पता, तो ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो शायद कोई कनेक्शन होता है जो आपको खुद भी नहीं पता होता कि यार आप क्या, आप किसको रो रहे हैं असल में, वो पता ही नहीं है, आपको नहीं पता। मेरा ख्याल है कि वो शायद एक कैफियत, वो एक कैफियत होती है कि आवाज़ में उनकी कुछ ऐसा गुजरा होगा उनके साथ, अच्छा बुरा, बहुत बुरा है जो भी, वो शायद कहीं ना कहीं आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं, बयान नहीं कर सकते आप इसकी वजह क्या है कि ये क्यों हो रहा। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी हैं, वो आपको इवॉल्व होने में मदद देती हैं, कि ये नहीं कि आप एक जगह स्टक हो जाएं कि मैं सिर्फ गज़ल ही गाऊंगी, मैं गज़ल ही बनाऊंगी। वो भी ठीक है कि आप उसके अंदर और आगे जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं इस वक्त कर रही हूँ, मुझे ख़ुद भी नहीं पता कि कैसे हो रही हैं वो, तो उसके लिए आपको और चीज़ें देखना, पढ़ना, समझना ज़रूरी है। मुझे लगता है पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो मुझे लगता है कमी अपने अंदर जो मैं महसूस करती हूँ वो ये है कि मैंने बहुत देर से पढ़ना शुरू किया, किताब देर से पढ़नी शुरू की, जैसे मुझे 7-8 साल हुए हैं, तो अब मैं कहती हूँ बस जल्दी जल्दी ना मैं ये जान लूँ कि ये क्या है, और जल्दी किताब आप पढ़ नहीं सकते, आगे ही जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है अपने लिए, मतलब कि आपको मज़ा बहुत आ रहा होता है, आपको लुत्फ बहुत आ रहा होता है, और मेरा ख्याल है कि वो इवेंचुअली फिर आपके काम में भी आ रहा होता है, काम में भी आ रहा होता है, वो आपके आर्ट में भी आ रहा होता है। अगर आप ये सोचे बगैर पढ़ें या कोई काम करें कि यार इससे मुझे ये फ़ायदा होगा, तो मुझे लगता है कि शायद वो कहीं ना कहीं यहाँ पे काम में आ जाएगा। लेकिन जिस दिन आप ये सोच लेते हैं कि यार इससे मैंने कुछ करना है, वो नहीं हो पाता। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। या फ़ायदा, मुझे कभी कोई आके कहता है ना कि यार ये करते हैं इसमें बहुत फ़ायदा है, तो मैं कहती हूँ किस तरह का फ़ायदा, अपनी ज़ात के लिए फ़ायदा, तो उस पर बात करते हैं, वो कहते हैं नहीं पैसों वाला फ़ायदा, तो मैं कहती हूँ बस सब चाय पी के आपको निकलना चाहिए। नहीं, लेकिन वो मोटिवेशन देखे ना, पैसा इज़ अ मोटिवेशन, बिल्कुल है, ठीक है, तो वो मतलब वो मोटिवेशन, लेकिन सारी बुनियाद ही उसकी, और वो सब कुछ खड़ा ही सिर्फ पैसे पे है, तो फिर आर्ट को कहाँ लेके जाएंगे आप, उसके बीच में कैसे जगह बनाएंगे उसकी आप? सिर्फ अगर आप पैसे की ही बात कर रहे हैं, तो आर्ट तो जितना भी दुनिया में अच्छा क्रिएट हुआ है वो बगैर पैसों के ही हुआ है। एक कैमरा, उसमें मोटिवेशन नहीं थी, या कोर मोटिवेशन नहीं थी। हाँ, कोर मोटिवेशन नहीं थी उसकी। मुझे लगता है वो अगर रहे तो चीज़ें होती भी रहती हैं, और आप औकात में रहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो आप एक औकात में रहते हैं। तो आप कैसे, मैंने आपको देखा और सुना भी, किस तरह से आप इनकार करती हैं कि जब एक कितनी अच्छी कमर्शियल ऑफ़र आती है कि भाई इस तरह का हमें एक ट्रैक चाहिए, या जिंगल हमें ये चाहिए, या ये हमें इस तरह का हमें एक गाना आप बना दें और उसकी एक अच्छी कीमत भी मिल रही है, तो इनकार किस तरह से करती हैं आप? मैं जानना चाह रहा हूँ ना, मैं इस पे। अच्छा, जिंगल्स में करती नहीं, मैंने शुरू में कुछ जिंगल्स किए थे, वो भी जानने के लिए कि ये क्या क्राफ्ट है, ये 30 सेकंड में, 1 मिनट में जो आप बात बता रहे हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें देखी, मैंने कहा ये कुछ चीज़ें तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करती, और उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, और वो भी मैं नहीं कर रही हूँ, मुझसे वो बात करवाई जा रही है कि यार ये मुझे, हमें ऐसा 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 बना दो। अब तो जितने भी कमर्शियल्स हैं वो सारे बाहर के कमर्शियल्स के रेप्लिका, क्या कहेंगे उसे, रेप्लिकेट करते हैं उसे, तो वो होते हैं, तो उसमें कुछ ना जानने को नहीं है, और फिर वो आपको इतना पैसा देते हैं कि आप कुछ
कह नहीं सकते उनको। अब ये दोनों चीज़ें मैं नहीं कर सकती कि भाई हम बात तो करेंगे, कोई भी चीज़ आएगी तो उसके ऊपर कुछ डिस्कशन होगी। मुझे इसी बात तो करेंगे से मुझे आया, और मैं किसी हद तक मैं इसको रिलेट करता हूँ कि जिस वक्त मैंने इंडस ब्लूज की और काफ़ी उसका उस वक्त चर्चा हुआ और काफ़ी उसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू शुरू हुई, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर किया, इंडिपेंडेंट फिल्म थी और हेडलाइंस क्या थी जी, पाकिस्तान में मरते हुए साजों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री, एक दस्तावेजी फिल्म आ रही, जो भी उसको वो सनसनी उसमें ऐड कर सकते हैं। हालांकि उसका ट्रेलर भी वो सेंसर करके चलाते थे, जिस जगह वो जुमला आता था कि मज़हब और सियासत ने इस मुल्क को तबाह कर दिया तो वो काट देते थे, या कुछ उस पे और उसके हिस्से थे। और इवेंचुअली जिस वक्त हम फिल्म बना रहे थे तो इस तरह की कोई ऑफ़र नहीं थी, लेकिन देयर वाज अ पॉइंट कि एक मेरे दोस्त थे एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अंदर, जो कि कोक स्टूडियो और कोक को जो है वो डील कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक ऑफ़र है कि आपको अच्छी कीमत इसकी मिल सकती है कि आप अपनी फ़िल्म जो है वो इसको कोक के प्लेटफॉर्म के ऊपर ले आएँ, उनका जो है वो लोगो लग जाए, लेकिन इसमें जितना नैरेटिव पार्ट है उसका वो निकाल दें आप, जो उसकी कहानी है वो उसको निकाल दें, और ये जो खूबसूरत उसमें गीत हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं और म्यूजिशियंस हैं, उनको हम म्यूज़िक वीडियोस को वो हम बना के जो है उसको वो चला देते हैं। तो आपने मना कर दिया? हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि मैं वो रिलेट, आपने कैसे मना किया? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं उस चीज़ से रिलेट कर रहा हूँ कि मुझे लगा कि यार उस कहानी की जो सोल है उसकी रूह तो वो है, और आप कह रहे हैं कि उस सोल को जो है वो निकाल दें, बाकी जो वो खूबसूरत मंजर हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं और वो सब आप जो है वो हमें दे दें और हम उसको करते हैं। अच्छा, इसी तरह मुझे एक किस्सा याद आ गया अपना। मुझे एक जिंगल क्या उन्होंने कहा, एक कैंपेन है, वो मेरा दोस्त ही कर रहा था, तो उसने मुझे कहा कि यार वो एक कपड़ों की कंपनी है और मुझे उसका नाम खैर याद नहीं, तो उसने कहा कि यार इसके लिए ना एक गाना बनाना है और वो उर्दू होनी चाहिए, और वो मुझे शायद लेके लोगों का ये इमेज हो गया है कि ये जॉन एलिया की गज़ल, तो ये मतलब जॉन एलिया की आशिक है या ज़िंदगी भर ये मतलब जॉन एलिया की तरह ही जिंदगी गुजारने वाली, उसी जोन में ही रहेगी जिंदगी, मलंग है, अब तो ये मलंग हो गई है। तो उन्होंने कहा उर्दू होनी चाहिए, तो अब वो उर्दू भी जो है ना वो फैशन में आ गई है कि यार इस तरह का कुछ हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है, पर क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा साहिर लुधियानवी या और दो चार उन्होंने नाम लिए। तो मैंने कहा ये कैंपेन क्या है, सब कुछ मैंने पूछा उनसे। तो उन्होंने कहा कि ये कपड़ों की कंपनी हम बना रहे हैं, मतलब हमारी फैक्ट्री है और यहाँ से जो कपड़े हम बनाएंगे वो आम इंसान खरीद सकता है और बहुत सस्ते जोड़े होंगे और इस तरह से। तो मैं ज़रा सोशलिस्ट की बेटी, मैंने कहा ठीक है यार ये करेंगे हम। तो मैंने कहा ठीक है हम बनाते हैं। तो मैंने उसमें साहिर लुधियानवी की एक नज़्म थी, वो थी कि मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन तार तार को तरसें। वाह वाह वाह, मिलें इसीलिए रेशम के ढेर बुनती हैं कि दुख्तराने वतन, वतन की बेटियां जो हैं, तार तार को तरसें। और ज़मी को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि जिसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। ज़मीन को इसलिए माली ने खून से सींचा था कि जिसकी अपनी निगाहें बहार को तरसें। यानी कि जो हमें फसल उगा के दे रहे हैं या गंदम उगा रहे हैं, तो उनके तन पे तो कपड़ा नहीं है। तो उनके लिए उन्होंने लिखी थी वो, तो मैंने भी ये उठा ली। तो अब मैंने कहा यार ये तो नहीं मानने वाले इस पे, तो अब इसके साथ क्या किया जाए। तो मैंने उसके साथ आगे ये जोड़ा कि उनकी अपनी निगाहें, अल्फाज इससे कि मतलब माली ने अपने खून से सींचा था, तो अच्छा बहार को तरसें। तो मैंने उसके आगे जोड़ा कि न बरसेंगी आंखें न तरसेंगे आंसू, ये रेशम के ढेर इन्हीं के थे, इन्हीं के हैं और इन्हीं के रहेंगे। तो ये मैंने आगे गाने के साथ जोड़ दिया। ये वो तो फुल जो है ना, तो वो मैंने जोड़ा और ये तो इनकलाबी आपने तो मैंने वो गाना बना दिया। अच्छा, वो गाना उन्हें पसंद आया। वाह वाह। अब उनको शायद ये लगे कि न बरसेंगी आंखें न तरसेंगे आंसू, ये रेशम के ढेर इन्हीं के थे, इन्हीं के हैं और यानी कि वो जो मिल ओनर्स हैं इन्हीं के हैं। वाह वाह वाह। उनको शायद ये लगा कि यार ये तो हमारी बात हो रही है। ये तो हमारी तो उसमें कोई एक सियाना बंदा होगा, उसने कहा नहीं ये आपकी बात नहीं हो रही।
ये तो मजदूर की बात हो रही है, ये तो मजदूर की बात हो रही ये है, तो उसकी बेटी की बात हो रही है। हाँ, अच्छा, तो वो फिर नहीं हुआ प्रोजेक्ट। वाह वाह, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप भी जज्बाती होगी थी उसको लेके। नहीं, मुझे लगा कि जब आप ये टर्म यूज कर रहे हैं कि जी हम ये गरीबों के लिए कर रहे हैं या ये आम इंसान खरीद सकता है ऐसे, तो फिर हम उस पर बात करेंगे। आम इंसान के साथ तो ये होता रहा है, तो वो बात। अच्छा, ये एक बड़ा चैलेंज है शुमाइला कि हमें भी जिस वक्त ब्रीफ मिलता है ना, अभी मैंने रिसेंटली ये किसी तरह कॉर्पोरेट एक बड़ी मल्टीनेशनल है, उसके लिए कुछ शॉर्ट स्टोरीज और वो डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, तो भी ये तो मकसद ही ये है कि जो आम आदमी है उसके लिए हमने ये कहानी बनानी है, ये सिनेमा वैरायटी स्टाइल में होगी, रियलिटी बेस हमने इसको करना है, और इसकी जो है वो मतलब इससे फ़ायदा जो है इन लोगों को होगा, इनकी कहानी होगी, पूरा ब्रीफ प्रेजेंटेशन सब कुछ। गरीब को ना बेचा जा रहा है, बेचा किस तरह से हम जो है ना वो कहते हैं कि बेचा भी जा रहा है। मैं तो इसको अक्सर वो होती है टर्म यूज के पॉवर्टी पोर्न कि हाँ, दैट इज सो ट्रू कि जो है ना वो एक वो बेस है कि आपने उसका किस तरह से पॉवर्टी के शॉट्स लेके और वो एक टेम्पलेट है, और फिर किस तरह से ये प्रोडक्ट आपकी ज़िंदगी में आया और आपकी ज़िंदगी आप हंसी खुशी रहने लगे। फिर दिस इज व्हाट हैपनिंग कि जो है वो, तो वही जो आप जिंगल की बात कर रहे थे, इस तरह के बहुत से लोग मेरे पास जिंगल्स लिखे आए। एक तो जिंगल्स मैंने बनाए भी, उसमें भी जहाँ मुझे अपनी बात करनी थी वो मैंने की, लेकिन मुझे बोरिंग वो बहुत लगता था कि वो बहुत जल्दी, उसको बहुत छोटा है वो, उसे बहुत जल्दी ख़त्म करना, एक तो उससे मुझे एतराज़ था। दूसरा ये था कि वो आपको कहीं ना कहीं से वहाँ ले आते थे जहाँ आप नहीं आना चाहते। तो मुझे लगा कि फिर वो मतलब जितने भी पैसे वो मुझे ऑफ़र करें वो मेरे लिए वैल्यू नहीं रखते हैं। एक तो मज़ा नहीं आ रहा, फिर मैं वो बात भी नहीं करना चाहती। हाँ, अगर उसमें तो कोई आपको इंटरनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कोई फिर लुत्फ भी नहीं आ रहा, फिर मेरी अपनी जो काम है वो सफ़र करेगा, मेरी एल्बम्स हैं जो मेरी एक पूरा और प्रोसेस उस काम को प्रोड्यूस करने में जो तकलीफ होगी वो अलग है, वो उसका तो हिसाब नहीं है, वो कर्व अलग है, वो कर्व अलग है। और यहाँ फिर उसमें जो चेंजेस होंगी कि ये भी अभी ये चेंज करते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट मतलब हर थोड़ी देर के बाद वो, क्योंकि वो अपनी कोई क्लैरिटी नहीं है उनकी, तो 25 लोग सुनते हैं, 2 ने कह दिया यार इसको तो यूं कर लो, तो फिर वो कहेंगे यूं कर दो, तो अच्छा कर दिया। फिर 4 लोग जो दूसरे आके सुनेंगे वो उसमें से एक कह देगा ऐसे कर लो, तो वो कई देर ये मामला चलता है, और जब उनकी डेडलाइन करीब आ जाती है तो वो कहते हैं फिर कुछ भी कर दो। तो वो मुझे लगता है कि ये काम करने का तरीका शायद मुझे नहीं पसंद। लोग कर रहे हैं और वो कामयाब भी हैं अपनी तरफ से, और अपनी तरफ उन्हें हाँ, और उन्हें अच्छा भी लग रहा है, इल्यूजन है वैसे, ये इल्यूजन भी है ना, हाँ, दिस इज एन इल्यूजन, आई फील दैट। तो उनको मजा भी आ रहा है तो ठीक है, हमें नहीं आ रहा हम नहीं करेंगे। तो इसमें मतलब मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। जैसे लोग मुझे कहते हैं कि यार तुम अपने आप को बहुत समझती हो, फ़ोन नहीं उठाती या कुछ इस तरह की बात कर देती हो, तो मतलब मैं किस तरह की बात करूं? या मैं अगर इस तरह का काम करती हूँ जो मैं करती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, हम ना सुने, मैं यही कह सकती हूँ, हम ना सुने। तो जो बाकी लोगों की चीज़ें आप, और मशवरे भी आपको वो लोग देंगे जिसका इस इंडस्ट्री से, गाने से, सुर से, म्यूज़िक, किसी एक चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं ये करती हूँ कि मुझे कभी भी, हमेशा से ही, हर किसी को, आपको भी कहते होंगे लोग कि यार तुम ना इस तरह का गाना गाओ जो चल रहा है। तो अब मेरा उनसे सवाल ये होता है कि आपने कभी गाना गाया? नहीं। गाना बनाया है? नहीं। कभी को गाने बजाने वाले लोगों के साथ बैठे? नहीं। तो कैसे बता सकते हैं आप ये बात मुझे? हाँ, तो हमें भी ऐसे बताते हैं कि इस तरह की फिल्म बनाओ, क्योंकि वो देख रहे हैं सामने, इस तरह का विजुअल होना चाहिए, और वो रेफरेंस हॉलीवुड का आता है या बॉलीवुड का आता है, और भी नहीं ये चीज़ हमें इस तरह से चाहिए। और फिर उसके बाद ये होता है, हमारे केस, आपके केस में हर कोई कंपोजर बन जाता होगा, हमारे केस में हर कोई डायरेक्टर बन जाता है। वो अगर वो पूरी जो क्लाइंट या एजेंसी में अगर वो 10 लोग हैं, तो वो जो नया इंटर्न आया ना, तो वो भी डायरेक्टर है आपका। वो 10 के 10 वो डायरेक्टर्स होते हैं उस प्रोजेक्ट के ऊपर, और उसके बाद वो जो सोल है उसकी, वो तो कहीं रह जाती है, वो तो ख़त्म ही हो जाती है। मतलब मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कभी भी अपने गाने खुद नहीं बनाना चाहती थी। मेरी चाहत हमेशा से ये रही है कि कोई और कंपोज करे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, आपको निकलना पड़ता है। और शायद अब मुझे कंफर्ट जोन से निकालती क्या चीज़ है कि मुझे कहानी किस तरह की मिल रही है। कहानी में मतलब आप किसी भी तरह शूट कर रहे हैं, उसको अच्छा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रही तो मैं अपनी बात तो करूं जो मैं करना चाहती हूँ, गाने में मैं अपनी कहानी सुनाऊं, अपनी कहानी। वरना मेरी चाहत ये थी कि डिफरेंट कंपोजर्स हों तो आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, मज़ा आता है, पर्सपेक्टिव उसमें चेंज होता है, नई वेरिएशंस आती हैं। ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना हमारी कोई पिछले 30-40 साल से कोई फिल्म बनी है। इक्का दुक्का 10 फिल्में बन गई, 5 फिल्में बन गई, ये इंडस्ट्री नहीं होती। तो 40 साल से ना फिल्म बनी है,
तो गाना जो है वो हमारे ड्रामे के लिए है, तो वो एक OST का ठप्पा है, हाँ जी, ओरिजिनल ऑफिशियल साउंड ट्रैक है इसका, और ये कहानी है, इसमें क्या चाहिए, रोमांटिक गाना बना दो, सैड बना दो, कवाली डाल दो, ये चला, तो वो 4-5 मसाले हैं। एक स्लो वर्जन बना दो, हाँ, एक इसका थोड़ा अपबीट वर्जन बना दो, तो उसमें ये कि कुछ करने को नहीं है। उसके बावजूद भी अगर मुझसे काम करवाया जा रहा है, मना करने के मतलब जो मुझे नहीं पसंद था मैं नहीं करती, उसके बावजूद भी काम करवा रहे हैं, तो ये कोई खुदा की तरफ से तोहफा है। मेरा इसमें कोई ना हाथ है ना कोई कमाल है, क्योंकि मेरा जिसको दिल चाहता है मुझे नहीं काम करना होता, और वो कभी इस बलबूते पे नहीं होता कि वो इंसान मुझे अच्छा नहीं लग रहा या उसने ऐसे मुझसे बात की थी। इंसान बुरे तरीके से भी बात कर देते हैं, गुस्से से भी बात कर देते हैं। मुझे कभी ये चीज़ मैटर नहीं की, मुझे ह्यूमन बिहेवियर बहुत पसंद है पिछले कुछ 4-5 सालों से। मुझे अगर कोई इंसान हाँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कि यार एक इंसान है वो गुस्सा कर रहा है या वो लड़ रहा है या वो मतलब रोमांस अपने ही धुन में है, तो मुझे वो उसको ऑब्जर्व करना अच्छा लगता है। तो वो मेरा मसला नहीं है। मसला ये है कि आपको क्या चाहिए ये आपको पता नहीं है, तो मैं फिर करूँगी क्या? हाँ, तो मैं मना करूँगी। हाँ, तो अगर आपको क्लैरिटी नहीं है तो आप तो मुझे भी तंग करेंगे, मुझे भी तंग करेंगे। हाँ, तो ये मेरा होता है सवाल। अच्छा, तो शुमाइला फिल्म के लिए मतलब क्या काम किस तरह से किया, क्योंकि आपकी एक पूरी वो भी एक जर्नी और वो भी आपके उसका पैशन का हिस्सा है। मुझे मेरी पहली फिल्म में मेरे ख्याल से 3 गाने थे जो मैंने की थी। उस फिल्म का नाम था आज़ाद, और वो रेहान शेख ने एक्ट भी किया था, डायरेक्ट की थी, लिखी सब कुछ उन्होंने किया था उसमें। बिल्कुल। मैं आपको बताता चलूँ कि उस फिल्म में ये 2011 या 12 की बात है, तो मैं रेहान शेख के साथ असिस्टेंट, अच्छा उसी फिल्म में, उसी आज़ाद के अंदर, ओके, तो उसके कुछ मेरा ख्याल है 2 स्पेल्स के अंदर मैंने असिस्ट किया। इधर इस्लामाबाद में फिल्मिंग हो रही थी, एंड रेहान इज सच वो, मैं उन्हें कहता हूँ कि वो क्यूट इंसान है वो। हाँ। उन्होंने कहा भाई ये गाना मुझे चाहिए तो मुझे चाहिए। उसमें खुद वो बने हुए हैं, DJ RJ बने हुए हैं, उनका कैरेक्टर है। तो वो मैंने 3 गाने किए थे, 2 उन्होंने खुद प्रोड्यूस किए थे, 1 मैंने किया था और कंपोज किया था, लिखा था। तो वो एक तरह से मेरी पहली फिल्म थी। और इससे पहले मंटो पहले ड्रामा था, फिर वो फिल्म बन गई, तो शायद पहली चीज़ वो थी सरमद के साथ मेरी, जिसमें मैंने गालिब को कंपोज किया था। और कुछ गाने थे उसमें मैडम के, या कुछ गज़लें थी जो मैंने गाई थी, कुछ 7-8 चीज़ें थी, वो मैंने प्रोड्यूस भी मैंने ही की थी। और वो भी खूबसूरत काम था वो। हाँ, वो लेकिन वो उसमें कोई मुझे अपना स्टूडियो नहीं था, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। हाँ, चैलेंजेस बहुत ही ज़्यादा हो गए थे कि फिर आप ना तकलीफ में आने लगते हैं। वो बहुत ज़्यादा भी तकलीफ हो जाए तो फिर आप छोड़ देते हैं उसे, कहते नहीं और नहीं। उसके बाद फिर जो मुझे असल मज़ा आया वो एक फिल्म थी यासरा रिजवी की, जो नहीं बन पाई, जिसका मुझे हमेशा दुख रहेगा और शायद उसे भी रहेगा, सेंटियोरमेंटल। तो वो फिल्म बहुत अच्छी लिखी हुई थी, वो यासरा ने ही लिखी थी, और शायद उनकी जो प्रोड्यूसर थी उन्होंने लिखी थी, और उसका प्रोसेस बहुत दिलचस्प था। मतलब उसमें जो गाने मैंने बनाए वो, मतलब मैं डायरेक्टर मतलब यासरा के साथ रही। अच्छा, वो गाने मेरा ख्याल है मैंने सुने भी नहीं, वो शायद हुए नहीं। 2 गाने उसमें से यासरा ने रिलीज किए। अच्छा, हाँ, somehow मैं नहीं बाकी रिलीज नहीं हो सके। वो तकरीबन 8 गाने मैंने बनाए थे सिचुएशंस के ऊपर, और वो ऐसा प्लान नहीं था कि 8 गाने होंगे, बस वो हम रोज़ आना जो है वो कहानी वो सुनाती थी सबको, और हम बैठ के सुनते थे, तो कहीं कहानी अंदर जा रही थी। फिर उसने मुझे बाकायदा म्यूजिशियंस आ रहे हैं, ऑडिशंस हो रहे हैं, मैं गज़लें बना रही हूँ, यहाँ गज़ल चाहिए, यहाँ गाना चाहिए, लिरिसिस्ट साथ में बैठा हुआ है। तो ये प्रोसेस इससे पहले मैंने नहीं देखा था, और इसके बाद भी अभी तक उस तरह से नहीं देखा। अच्छा। वो फिल्म नहीं बन सकी, वो अलग बात है, लेकिन यासरा ने मुझे बहुत ज़्यादा उसमें सपोर्ट किया। उसने ट्रस्ट किया मुझ पे, एक नए इंसान पे जो कि अभी नया कंपोजर है, उस तरह से फिल्म की प्रोफाइल नहीं थी। और मतलब 1-2 चीज़ें मैं कर चुकी थी, लेकिन एक पूरी प्रॉपर फिल्म का म्यूज़िक, उसकी कॉम्पोजिशन, डिफरेंट सिंगर्स, कहानी के साथ जुड़े हुए गाने, वो शायद वो एक वाहिद फिल्म थी जो मतलब यासरा ने उस वक्त मुझ पे जो ट्रस्ट किया, वो एक बड़ी बात थी। मैं थैंकफुल हूँ बहुत ज़्यादा इस बात पे उसके लिए। उसके बाद शायद हम दोबारा उस तरह काम भी नहीं कर सके, वो ड्रामास वगैरह डायरेक्ट। हाँ, और उसमें देखें फिल्म के अंदर चूँकि फाइनेंशियली इतना जो है वो प्रेशर होता है और इतना कुछ इन्वॉल्व होता है कि वो एक प्रोजेक्ट अगर इस तरह से रुक जाए तो बड़ा वक्त लगता है कि आप दोबारा से उस जगह तक पहुंच सकें। लेकिन एक्सपीरियंस उस इंसान ने मुझे दिया हाँ, बहुत ज़्यादा, और ट्रस्ट किया, ये बड़ा ज़रूरी है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये जो कि आप
उस पर ट्रस्ट करेंगे यार। आई थिंक ट्रस्ट और केमिस्ट्री एज वेल। केमिस्ट्री, हाँ, कि वो केमिस्ट्री इस तरह से। अच्छा ठीक। अच्छा फिर उसका स्कोर भी किया आपने या नहीं? उसका स्कोर भी हमने ही करना था, लेकिन फिल्म उस तरह से मुकम्मल नहीं हो सकी, जो भी मसले मसाइल थे, लेकिन वो नहीं बन सकी। तो आपका वैसे स्कोर की तरफ भी है इंटरेस्ट? मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, लेकिन अभी शायद जिस तरह गज़ल जब मैंने 10 साल पहले की थी तो उसको रिसीव नहीं कर पा रहे थे लोग, अब कर पा रहे हैं। तो शायद जो अब मैं बैकग्राउंड कर रही हूँ या जो साउंड डिज़ाइन में कर रही हूँ, वो शायद उसको कुछ अरसे बाद रिसीव कर पाए, या शायद वो बहुत पीछे का काम है, शायद आगे कुछ ऐसा ही होगा, मैं कुछ उससे नहीं कह सकती। तो वो मैंने अभी Z5 के लिए कुछ चीज़ें, कुछ साउंड डिज़ाइन किया है, कुछ बैकग्राउंड स्कोर किया है। फिर Z5 की 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने की हैं, जैसे आसिम अब्बासी की सीरीज़ थी चुड़ैल्स। फिर अभी महरीन की एक सीरीज़ आने वाली है फरार, मैंने देखा भी उसका पोस्टर। हाँ बिल्कुल। उनके लिए भी जॉन एलिया की गज़ल मैंने उनको दी, उदासी। अच्छा, ये जॉन एलिया, अब हम इस पे आते हैं क्योंकि ये तो जो है ना, मतलब शुमाइला की बात हो और जॉन एलिया ना आए, अब तो ऐसा हो गया कि ये होना नहीं चाहिए वैसे। नहीं, लेकिन मतलब हो और गया। भी शायरों को गाती हूं मैं, और भी हाँ बिल्कुल, लेकिन वो एक होता है ना, अब मेरा भी काम है, मेरा तो खैर मेरा कमर्शियल काम नहीं है, लेकिन अब जब जिस जगह आता है कि जवाद है तो वो डॉक्यूमेंट्री, और डॉक्यूमेंट्री में जो है वो म्यूजिक, तो वो एक आपकी एक स्टेम बन जाती है सोशल चेंज के, मतलब ये तो क्रिटिकल काम ही है। तो अब ये जॉन एलिया आपके साथ इस तरह, आई डोंट नो, और बड़ा क्रेडिट जाता है आपको जिस तरह से, क्योंकि जॉन को गाना आई मीन के और वो कंपोजिशन, वो धुनें बनाना नहीं आती, इट्स आई मीन के वो बिल्कुल, और जब आपकी धुन सुने तो आई थिंक कि वो उसकी फील ही हो रहा है। तो कैसे ये जॉन, ये किस तरह ये आपका वो कनेक्शन बना, कब सोचा कि इसको लेके चलना है और जॉन की शायरी को जो है मैंने कंपोज करना है और उसको आवाज़ देनी है? ये एक फेजेस होते हैं ना आपके, कि आपको इंडस्ट्री में जो भी लोग मिल रहे होते हैं, मतलब मेरा जो अपना गाना आया तो मैंने अपनी ही एल्बम बनानी थी, लेकिन मैंने देखा कि उस तरह से जो म्यूज़िक मैं बताना चाह रही हूँ उस वक्त मैं भी ज़रा कच्ची पक्की थी, और जो मतलब जो म्यूज़िक बनाने वाले हैं वो सुन ही नहीं रहे कि आप मतलब एक गाने के साथ एक रचाव होता है या वो कुछ एक जुड़ा हुआ हो, कुछ मज़ा आए आप उसको, बस वो गाना बना रहे हैं, बस गाना बनाना है। गाना क्यों बना रहे हैं ये शायद उनको नहीं पता था, और शायद मुझे भी नहीं पता था। तो उससे उस फेज से शायद मैं गुजर रही थी, तो मुझे लगा कि यार मैं लिरिसिस्ट के पैसे मेरे पास नहीं है, 30-40 हज़ार रुपये मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मुझे खुद को इतना अच्छा लिखना आता नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो मैंने फिर जब जॉन एलिया को, कोई मेरे दोस्त यार पढ़ते थे, हम ज़्यादातर शायरों के साथ बैठी हुई हूँ या और लोगों के साथ, तो जब मुझे शेर सुनाते थे ना तो मैं जानती थी कि यार ये बिल्कुल ऐसी बात हो रही है जैसे आप बात कर रहे हैं। कि जैसे उनका एक शेर है कि नज़र पर बार हो जाते हैं मंजर, वाह वाह वाह, जहाँ रहियो वहाँ अक्सर न रहियो। वाह, मतलब वो इतने आराम से उन्होंने इतनी बड़ी बात आपने कर दी। ये शेर मुझे भी बहुत बाद में समझ आया, लेकिन उस वक्त मैंने महसूस किया कि यार ये कुछ अलग बात है, और ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप बात करते हैं। तो उसको जब मैं कंपोज करने बैठी तो वो मुश्किल हो रही थी मुझे, तो जिस चीज़ में मुश्किल हो मुझे लगता है आर्टिस्ट उस तरफ फिर ज़्यादा खिंचता है कि यार ये क्या है, ये पसंद मुझे इतना आ रहा है और ये हो क्यों नहीं रहा। तो वो कहीं ना कहीं जितनी भी शायरी लिखी गई है आज तक उसका कोई मीटर ज़रूर है, मतलब जितने भी शायर हैं वो कहीं ना कहीं म्यूजिक से जुड़े हुए हैं। हाँ, वो रिदम में है, वो रिदम में है। बाबुल्ले शाह को ले लें आप, फैज साहब को ले लें, नज़म तक उनकी कंपोज हो जाती है इस तरह की जिसमें ऐसे लफ्ज़ हैं जो बंद हैं, लेकिन फिर भी वो आपको अच्छा सुनाई दे रहा है, तरतीब मिलती है आपको। तो वो ढूंढने वाले पे है कि वो उसे किस तरह से ढूंढ रहा है। तो जब मैंने एक गज़ल बनाई तो वो ये थी कि किससे इज़हारे मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं है क्या कीजिए। तो उसमें मेरा मानना ये था कि मैं किसको जाके अपनी कहानी सुनाऊं, मुझसे कोई मिलना ही नहीं चाहता। मैं इस शेर को ऐसे देख रही थी, उसमें आगे जो बातें हो रही थी मुझे अच्छी लग रही थी, तो वो कंपोज किया। फिर मतलब एल्बम का मूड नहीं था मेरा, मुझे एल्बम का पता भी नहीं था कि मैं जॉन एलिया पे एल्बम बना दूंगी। तो फिर मैंने दूसरी गज़ल कंपोज की, फिर तीसरी की, फिर मैं तीसरी गज़ल के बाद मैं दुबई चली गई। वहाँ के अपने चैलेंजेस थे, वहाँ पे रहना और फिर एक बिल्कुल एक माहौल ही बदल गया, वो तो एनवायरनमेंट ही बिल्कुल। तो वहाँ पर फिर मुझे ज़्यादा मज़ा आया दुबई में, क्योंकि मुझे वो जो यहाँ का जो शोर था ना, इस मुल्क का जो शोर था वो वहाँ ज़रा कम हुआ।
और मुझे ये पता था कि वो मुल्क मेरा मुल्क नहीं है, तो इतनी उस तरह की अटैचमेंट नहीं थी, तो मेरा सारा फोकस जो है ना, अजनबियत ने जो है आपको फोकस कर दिया, मोटिवेट कर दिया। तो वो होते होते बनती गई। फिर हमने अपना स्टूडियो भी आहिस्ता आहिस्ता बना लिया, फिर हम दूसरे प्रोजेक्ट्स भी मैं कर रही थी, OSTs वगैरह काफ़ी कर रही थी, उसके साथ साथ ये बनती रही एल्बम। और मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इसे कोई सुनेगा उस तरह से, जिस तरह से इंडिया में और जगहों पे लोग सुनते हैं, या सीरीज के लिए मुझसे ले रहे होते हैं वो। अब तक 2-3 इसी गज़ल की अभी भी बात चल रही है, वो मेरे राइट्स के चक्कर में तो अब तक आ चुके होते, तो वो मुझे खुद को नहीं पता था। और वो बस जब एल्बम, तो मुझे बस खुशी ये थी कि ये मैंने एक कहानी है जो पहली गज़ल से लेके आखिरी तक, और मुझे जॉन एलिया की जितनी किताबें हैं उनको पढ़ने का मुझे मौका मिला, और जो आखिरी की 2 किताबें थी वो बहुत मुश्किल थी, तो वो मुझे उसमें मज़ा आ रहा था, और उसमें ये गाने बनते जा रहे थे। वाह, ये था चक्कर, ये धुनें बनती जा रही थी और मैं उनको पढ़ती जा रही थी। ऐसा नहीं था कि मैंने उनकी 4-6 चीज़ें बस इकट्ठी करके रखी, या 8 चीज़ें हैं और उस पे एल्बम बनाते हैं, ये नहीं था। या ये वाली आसान है तो बस इनको उठा लेते हैं। तो उसमें आप जॉन एलिया की जर्नी भी देखेंगे। वाह वाह, पहली गज़ल से लेके आखिरी गज़ल तक अगर आप उस एल्बम को सुने तो आपको आखिरी गज़ल में अंदाजा होगा कि अब वो कहाँ पहुंचे। अब उससे आगे वो कहाँ थे मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मैं उनको जान पाई मुश्किल इंसान थे। नहीं, यही मुझे लगा आपके काम में कि जो वो कहानी है ना, जिस तरह से आप उसको पैकेज भी करती हैं, वो मुझे उसके पोस्टर बनाना, उसका पूरी कैंपेन डिजाइन करना, उसके बारे में बात करना, सोचना नाम क्या होगा, मुझे बहुत मजा आता है। मतलब इसलिए मुझे एल्बम में आप एक अजीब उससे गुजर रहे होते हैं, तो आप हर चीज़ को मना कर रहे होते हैं, पैसे हो नहीं हो, वो प्रोसेस जो इवॉल्व होने का है ना, मुझे वो एल्बम के जरिए मिलता है। और फिर लोग उस पर ये बात करते हैं कि जी एल्बम का तो अब दौर नहीं है, कैसे डिसाइड कर लिया आपने? या आपने कैसे सोच लिया? फिर आप क्यों सुन रहे हैं? तो आप जो करना चाहते हैं वो करें। अब दौर आप खुद ही खत्म कर देते हैं ना, ये कह के कि ये तो सुनेगा नहीं कोई। अब जैसे मेरे साथ भी अक्सर बात होती है कि तुम्हारी फिल्म्स की तो ड्यूरेशन 1.5 घंटे है, फीचर मतलब 1.5 घंटे की डॉक्यूमेंट्री कौन देखेगा या फिल्म कौन देखेगा, या आज वो वक्त नहीं, अब तो रील्स पे आ गई है बात। अब तो आप 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में आप अपनी बात करें, तो वो फिर वाली बात है, आप मत देखें। आप रील्स को एंजॉय करें। लेकिन जब जॉन एलिया की गज़ल मैं बना रही थी तो मैंने उसको छोटा रखा, क्योंकि मैं भी अब बहुत बड़ी चीज़ नहीं सुन पाती, क्योंकि हम जिस दौर में हैं उसका असर तो हम पे होगा। कि मैं ये कहूँ कि मैं रील्स देखती हूँ, मैं ना चाहते हुए भी इंस्टाग्राम देखती हूँ। वो तो एल्गोरिथम उनका इस तरह का बन गया है कि अब आप उसके यूज्ड टू हो गए, आप रेजिस्ट नहीं कर पाते। मुझे याद है कि शुरू में जब रील्स आई ना, तो मैं कहता था यार ये क्या है यार, ये क्यों एक चीज पे क्लिक, वो विजुअली आपने किसी चीज पे, आपने एक सांप पे क्लिक कर दिया ना, आपको सांप ही दिखाना शुरू कर देगा वो, ठीक है। तो आपने चारपाई पे क्लिक कर दिया तो वो आपको चारपाई ही दिखाना शुरू कर देगा। और उसमें उस वक्त ऑप्शन होती थी कि हाइड द रील्स ना, मैंने बड़ा तलाश किया, सर्च किया ये किस तरह से होती हैं। वो शुरू के मेरा ख्याल है कि 2-4 महीने मैंने उसको रेजिस्ट किया, लेकिन अब आई एम वन ऑफ द विक्टिम। अब तो मैं खुद रील्स बना रहा हूँ। अब तो मुझे वो दोस्तों ने बोला कि अब ये तुम रील्स नहीं बनाओगे तो ये सर्वाइवल नहीं है इसके अंदर। तो अब वो जो ट्रैक्स हमने जो फिल्म्स के लिए प्रोड्यूस किए, या जो कुछ जो भी हमने काम किया, तो अब उसकी हमने रील अलग से अब सोचना पड़ता है कि अब इसकी रील बनानी पड़ेगी। अच्छा, मैं अभी भी इस तरह नहीं करती। बड़ी बात है। मुझे लगता है मेरी एक ऑडियंस है और मैं अपने ऑडियंस को रोजाना एक कवर गाना नहीं दे सकती। मैंने उनको इस तरह से ट्रेन कर दिया कि यार आप मुझसे ये एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि आप ये करें वो करें, हमारा जब दिल करेगा हम करेंगे और आप सुने। और वो इंतज़ार भी करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि एल्बम कब आएगी, गाना कब आएगा। तो आप जिस तरह से भी लोगों को ट्रेन करना चाहें आप कर सकते हैं। हाँ। तो रील भी मैं तब बनाती हूँ जब मेरा दिल करता है, क्योंकि मेरी एक ऑडियंस है जो मुझे देख रही है। तो मैं उनको ये अनदेखा कर दूं कि नहीं मुझे नहीं देख रही, मैं तो नहीं, आई डोंट केयर। हाँ, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो बेसी की सीढ़ी पे फिर आपने कदम पहला रख लिया, अगर ऐसा है तो। हम आगे चलते हैं, लेकिन मैं जॉन का कुछ सुनना चाहते हैं। हाँ, कुछ थोड़ा सा। रूह प्यासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से
आती है। ये उदासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। तू है पहलू में, फिर तेरे होके बासी कहाँ से आती है, होके बासी कहाँ से आती है, ये उदासी कहाँ से आती है। वाह, ये उदासी कहाँ से आती है। सर ये गाना मैंने एल्बम के बाद से वाह 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 गा पाई हूँ। अच्छा, मैंने जो आपकी कंपोजिशंस मतलब मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे सुनने का मौका मिलता रहता है, और अभी भी मैंने गाड़ी में एक आपकी कंपोजिशन सुनी जी। तो मुझे ये बताएं कि ये गज़ल के अंदर ये जिद्दत मतलब बिल्कुल डिफरेंट है आपकी कंपोजिशन, और ये तो बड़ा चैलेंजिंग होगा, और उसको एक नई तरह से लेके आना, और फिर उसकी एक वो ऑडियंस क्रिएट होगी, वो एक्सेप्टेंस आ गई। नहीं तो हम बड़े ट्रेडिशनल हैं, क्योंकि हमारे जो वो कहते हैं कि वो हमारी जो है ना वो भी ट्रेंड हुए हैं कि वो गज़ल तो इसी तरह से है और इसी तरह से सुननी है। तो ये कैसे किया आपने? ये मुझे लगा कि यार अब हम मेहदी हसन खान साहब, या जिसकी हम पहले भी बात कर रहे थे, इन लोगों ने इस आर्ट को, इस क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा वक्त दिया है कि अगर उन्हें गज़ल चुनी है तो फिर उन्होंने गाना भी जो है वो 33-34 साल की उम्र में पहला गाना उनका आया था। उससे पहले भी वो गाना गा सकते थे, लेकिन क्योंकि वो सीख रहे थे और उनको लगा कि मुझे इसको मास्टर करना, तो वो हमें नहीं कराया गया। लेकिन हमें वो गज़ल बहुत पसंद है। तो मुझे लगा कि यार अभी जो बात हो रही है, अभी अगर मैं गज़ल गाऊंगी तो अगर मैं उस तरह तो नहीं गा सकती, उसके लिए मुझे ट्रेनिंग, उस्ताद या जो भी वो मुझे इस वक्त मैंने ढूंढा भी, वो मुझे मिलना नामुमकिन है। और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि उस तरह का उस्ताद मिल भी सकता है। लेकिन जो जैसे जो राग हैं, मुझे बड़ा उनका रचाव राग मुझे समझ आते हैं, मुझे उनका बेसिक स्ट्रक्चर पता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त जो राग में कॉम्पोजिशन बन रही है वो किसी कॉम्पोजिशन की कॉम्पोजिशन है, गाने का गाना है। मतलब उसमें कोई इनोवेशन नहीं हो रही। मतलब इनोवेशन होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो जो राग के जो सुर हैं उसके अंदर आप मतलब वो राग भी लगे और वो एक नई चीज़ भी लगे। कि अगर मैं एमन या भैरवी या देश में कंपोज कर रही हूँ तो वो किसी गाने से ना मिले, और अगर मिल भी रहा है तो वो आपका भी लगे, कुछ इस तरह की चीज़ हो। तो उसके लिए तो अभी ना ऑडियंस तैयार थी और ना मैं तैयार थी। हाँ। तो मुझे लगा कि जिस तरह की शायरी मैंने चुनी थी, तो मुझे लगा कि यार इसमें ये कॉन्वर्सेशन है कि रूह प्यासी कहाँ से आती है, सवाल है। ये उदासी कहाँ से आती है? तो रूह से ही आ रही है बेसिकली। तो उदासी कोई और तो कहीं और से तो आ नहीं रही। तो तू है पहलू में, फिर तेरी खुशबू होके बासी कहाँ से आती है? एक ही बात है ये। तो मुझे लगा कि तू है पहलू में, कि तू तो मेरे पहलू में है, तू तो यहाँ बैठी हुई है या बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मतलब वो जो इस लम्हे में तो तू है, लेकिन उससे पहले तू कहाँ था? वाह, वो बासी है, बासी हो के बासी कहाँ से आ रही है? मतलब मुझे उतनी ही ताज़ा चाहिए जो मैंने सोचा था या जो उस वक्त था। क्या एक्सप्रेशन है? तो उसमें एग्रेशन नहीं आएगी, या उसको आप चारों तरफ से नहीं देखेंगे उस बात को, तो मुझे लगता है वो फिर उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो मुझे वो उसी तरह कहीं मेरा क्राफ्ट डिज़ाइन होता गया, तो वो कुछ अलग चीज़ शायद बन गई और वो रिसीव भी हो रही है। शायद मैं आगे किसी और तरीके से गाने को देखूं 2-3 साल के बाद, वो मैं कुछ और चीज़ों के ऊपर काम कर रही हूँ, किसी और क्राफ्ट के ऊपर काम कर रही हूँ। तो अब वो मुझे नहीं पता कि क्या होगा,
लेकिन कुछ अलग इससे ज़रूर अलग होगा, हो जाता है। हाँ, और हर दफ़ा आप अपने अंदर से कितना नया निकालेंगे हाँ, ये भी बड़ा चैलेंज है। तो हाँ। एक आपका वो सिग्नेचर तो बन ही जाता है कि अब जब मेहदी हसन खान साहब को सुनते हैं तो आप बता देते हैं कि मेहदी हसन खान साहब हैं, या और किसी को सुन रहे होते हैं तो आपको पता लगता है, या किसी की फिल्म देखते हैं तो आप कहते हैं यार ये फलाने डायरेक्टर की फिल्म है, या ये इस बंदे ने ये, मैं ड्रामा देख रही, ये बीगुल का लिखा हुआ ड्रामा है, ये जफ़र मिराज साहब का लिखा हुआ ड्रामा है, या किसी और का ड्रामा है। तो इसी तरह सिंगर्स में भी है कि वो क्राफ्ट के ऊपर आप जितना काम करते हैं, जितना काम आपका सामने आता है, उस पर वो डिपेंड करता है। अच्छा, फिर आपने अभी काफ़ी जो हैं जो प्लेस हैं, सीरीज़ हैं, उनके ओरिजिनल साउंड ट्रैक्स, OSTs जो है वो बनाए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि मैंने तो खुद टीवी इंडस्ट्री में काम किया और मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल है, एज एन डायरेक्टर तो बड़ा चैलेंजिंग होता है, और मुझे हमेशा ये लगता है कि एज एन डायरेक्टर जो काम मुझे किए, तो मुझे लगता है कि वो डायरेक्टर का क्रेडिट गलत था, वो ऑपरेटर होना चाहिए। ठीक है ना, कि आप ऑपरेट कर रहे हैं, आपको प्रोड्यूसर का प्रेशर अलग है, आपको आर्टिस्ट का प्रेशर अलग है, आपके पास एक रिटन चीज़ें हैं, आपके पास बस आपने कर देना है ना। मतलब मेरी क्रिएटिविटी तो आ नहीं रही उसके अंदर, मुझे तो कहा गया भी इसमें ये कर दें, और आपने वो उसी सारे प्रेशर के अंदर वो कर दिया और आप निकल गए। काफ़ी वो दिहाड़ी वाला काम लगता है। लेकिन आपका काम मैंने जो सुना, जो साउंड ट्रैक्स, और अभी जिस तरह आप मेरी बहुत तारीफ कर रहे हैं, जिंदो का जो ट्रैक आया, तो कैसे मुझे वो तारीफ आ रही है, क्योंकि मैंने शुरू में जब बात की, मैंने कहा मुझे वो रूह नहीं मिलती, मुझे वो ईमानदारी नहीं मिलती, मुझे वो जो खालिसपन है, वो प्योरिटी मुझे बहुत कम दिखती है आर्टिस्ट के अंदर, आज के आर्टिस्ट के अंदर। तो कैसे? सवाल उधर ही है कि सवाल उधर ही है, जवाब वही मिलेगा। हाँ, कि OST अच्छा कैसा है ओवरऑल टीवी का एक्सपीरियंस और OSTs का? देखिए, अब तो वो वाला सिलसिला नहीं है, जैसे कुछ डायरेक्टर्स हैं उनके साथ है, जैसे अंजुम के साथ मैं काम कर रही हूँ, अंजुम शहजाद के साथ, तो वो मुझे अलग तरह से ट्रीट करता है। वो कहता है ठीक है, म्यूजिशियंस बुलाओ, देखो कैसे करना है काम, लिरिसिस्ट आ रहा है, मैं कुछ बना रही हूँ, भेज रही हूँ। तो वरना तो ये होता है कि ये गाना है, ये ड्रामा है, इसका ये नाम है, और एक रोमांटिक गाना बना दें, और ये कॉन्ट्रैक्ट भेज रहे हैं, इसे साइन कर लें, सारे राइट्स हमारे होंगे, आप हमें गाना दे दें 10 दिन के अंदर, और उसके बाद तंग भी करते रहेंगे, ये भी कर दो, वो भी कर दो मुफ्त में। जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो अपनी अक्सर औरतें कहती हैं कि धनिया भी दे दो मुफ्त में, और सब थोड़ी सी अगर अदरक लहसुन भी थोड़ी सी अगर मिल जाए तो इस तरह करते करते वो वाला काम आपसे करवाते हैं। तो यहाँ पर अभी जिन डायरेक्टर के साथ मैं काम कर रही हूँ, मैं खुश नसीब ही समझ रही हूँ अपने आप को। जब से मैं काम कर रही हूँ मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे लोग मिले, जिनसे मैंने यूट्यूब से सीखा, या जो मुझे ज़िंदगी में मिले, जो इस इंडस्ट्री के लोग थे, जैसे अनवर साहब हैं, जैसे टीना सानी हैं, जैसे काशिफ निसार साहब हैं, बीगुल हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो मुझे जब भी कहीं मैं फंसती हूँ, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो मुझे बताते हैं। मतलब उस प्रॉब्लम का हल बता के नहीं बताते, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं मुझसे, और मेरा वो मसला हल हो जाता है जो जहाँ मैं फंसी हुई होती हूँ, या जो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है। अच्छा, अब कुछ चैनल्स के साथ मतलब मुझे काम करने में मज़ा नहीं आता। उनका काम करने का जो तरीका है उसमें आर्टिस्ट की या म्यूज़िक प्रोड्यूसर की, कंपोज़र की बहुत तज़लील मुझे लगती है कि आप उनकी तज़लील कर रहे हैं। आप उन्हें एक तो जो ये तरीका है कि हम आपको काम दे रहे हैं, ड्रामा हमारा हमेशा से एक बड़ा मीडियम रहा है, हम जितना भी बुरा ड्रामा बना लें, हमें कहानी सुनानी आती है, तो वो कहीं ना कहीं चलेगा ही चलेगा, और हमने आवाम को आगे बढ़ने तो देना नहीं, उनको घर में बिठा के ड्रामा ही दिखाना है, तो वो किसी ना किसी तरह तो वो चलता ही रहेगा। तो उनका बस मुझे ये होता है कि उन चैनल्स के साथ मैं उनको मैं मना कर देती हूँ, मैं उनके साथ काम नहीं करती। तो जैसे ही जो मुझे बुरा एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ कि वो आपके पास इस तरह से आते हैं कि जैसे हम आपसे गाना करवाना चाहते हैं। अच्छा जी ठीक है, मेरा जवाब उनको ये होता है कि मुझसे तो पूछे मैं करना चाहती हूँ कि नहीं है, क्या ड्रामा क्या है, क्या चीज़ है, मुझे बताएं सब कुछ। उनका दूसरा जवाब ये होता है कि हम आपको राइट्स नहीं दे सकते। तो मैं उन्हें ये कहती हूँ कि आप बिल्कुल नहीं दे सकते मुझे राइट्स, क्योंकि राइट्स आपके पास हैं ही नहीं, राइट्स तो मेरे पास है, क्योंकि गाना मेरा है, जो गाना आपको चाहिए तख्लीक आपकी है। हाँ। तो उनको कहीं ये लगता है कि हम आपको काम दे रहे हैं और उसके एवज हम आपको ये पैसे दे रहे हैं, और आपसे अब हम जो भी कहें वो आप करें। तो ये तरीका दुनिया में कहीं फॉलो नहीं किया जाता, और ना ये होता है, ना ये होना चाहिए। तो उसके लिए मैं 10-12 साल से उस पर मैंने बड़ा काम किया, और जितने भी नए लोग आते हैं या मुझसे मिलते हैं मैं उनको यही बताती हूँ,
तो जो उनको समझना होता है वो समझ लेते हैं, उस पर काम करते हैं, क्योंकि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इंडस्ट्री है नहीं हमारी, तो बस हर इंसान मशहूर होना चाहता है। तो उस चक्कर में वो अपनी इतनी मेहनत से, इंडस्ट्री नहीं है, आपने गाना बनाया, उससे पैसे लगे, आप ख्वार हुए, उसके बाद एक ड्रामे ने आपका गाना ले लिया है मुफ्त में और राइट्स भी ले लिए हैं, तो आपने जो इतना लंबी चीज़ आपने बनाई थी वो ख़त्म हो गई वहीं पे। उसके बाद आप एक नया गाना बनाएंगे या आप इंतज़ार करेंगे कि हमें काम मिल जाए। तो इस तरह आपका क्राफ्ट ना डेवलप हो रहा है, ना आपका आर्ट कहीं पहुंच रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और आपके पास अपने ही जो काम है या जो आपका जो आर्ट है उसके हकूक़ नहीं है, उसके हकूक़ नहीं है आपके पास। तो कुछ चैनल के साथ मैं काम नहीं करती, कुछ लोग हैं जैसे काशिफ निसार साहब हैं, उनके साथ काम करने का मुझे बेहद मज़ा आ रहा है। और 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं Z5 के लिए कर रही हूँ, और अंजुम के साथ 1-2 चीज़ें कर रही हूँ। इसके अलावा एक फ़िल्म पे काम चल रहा है, मैं अभी डिस्क्लोज उस तरह से नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें जैसे मैंने आपको बताया भी था कि आने वाली हैं, तो वो आ रही हैं। तो राइट्स के हवाले से आप क्या कहेंगी, क्योंकि एक म्यूज़िक राइट्स जो हैं ये हमेशा से एक बड़ा सब्जेक्ट रहा है और इस पे बड़ी डिबेट भी हुई है और आर्टिस्ट काफ़ी गिला भी करते हैं इसके ऊपर, लेकिन वही बात है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से है नहीं है। सबसे जो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जो मोस्ट ऑफ दी जो आर्टिस्ट हैं अवेयरनेस नहीं है, उनको पता नहीं है करना क्या है, किस तरह से क्लेम करना है। तो सबसे पहले तो उनको अवेयर होना पड़ेगा, और उनको आप कुछ भी कह लें, वो अपना दुखड़ा सुनाना चाहते हैं कि देखो हमारे साथ ये हो गया, लेकिन वो बोलते नहीं हैं। आप आवाज़ नहीं उठा रहे उसके लिए। तो जब आप आवाज़ उठाते हैं और 100 लोगों में से एक बंदा आवाज़ उठा रहा है तो उसको दबाया जाता है, उसको काम नहीं दिया जाता, या उसको साइड पे कर दिया जाता है, या उसे तकलीफ़ पहुंचाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो आप हो जाएं अवेयर, और अगर नहीं कर सकते तो फिर दुखड़े सुनाते रहें इसी तरह एक दूसरे को। वरना होना तो असूली तौर पे तो ये होना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो है वो राइट्स दिए जाते हैं, और वो होते ही आर्टिस्ट के हैं, क्योंकि हर रोज़ गाना नहीं बन सकता। हर रोज़ अच्छा गाना, जैसे कहते हैं ना, हर रोज़ सिंगर का दिन नहीं होता। कभी आप माइक पे जाते हैं, आप बिल्कुल तैयार हैं, सब कुछ है, लेकिन नहीं गाना गाया जा रहा, वो नोट नहीं लग रहा, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो इसी तरह कॉम्पोजिशंस भी कुछ यादगार कॉम्पोजिशंस होती हैं जो बन जाती हैं, वो बार बार नहीं बन सकती। तो उसकी कुछ रॉयल्टीज़ हैं जो आर्टिस्ट को मिलती रहें। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं 2 साल में एक गाना नहीं गाना चाहती, और मेरा ज़रिया मुआश यही है, मेरा ज़रिया मुआश कवर्स गाने नहीं है, और अगर यही है तो मैं अगर कहूँ कि यार 2 साल मैं ज़रा काम नहीं करना चाहती, तो मेरा कोई खाना पीना तो चलता रहे उसके ज़रिए, एटलीस्ट ये सबके लिए है। हाँ, कि वो सस्टेनेबल तो हो ना, हो वो तो रहे उसके अंदर। तो वो मुझे होता था, और वो मैंने उसके लिए फ़ाइट की, और अब मुझे राइट्स मिलते हैं। और मतलब उसके लिए मुझे जो भी करना पड़ता है, उनको बताने के लिए, समझाने के लिए, उनके साथ 10 दफ़ा बात करने के लिए, आपकी एनर्जी खा जाते हैं वो सारी। आप मतलब बहुत अजीब महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है, वरना आपका आर्ट पहुंच नहीं पाएगा। मतलब सिर्फ आपका टैलेंट या आप गाना गाते हैं, ये मुझे लगता है काफ़ी नहीं है। आपको अपने क्राफ्ट पे काम करना पड़ेगा। इंडस्ट्री कैसे चल रही है, उसमें आपने मुख्तलिफ जगह कैसे बनानी है, तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है लोग एफर्ट नहीं करना चाहते, वो सिर्फ दुखड़ा रोना चाहते हैं। तो अब वो मुझे आगे दुखड़ा रोते हैं, तो मैं कहती हूँ बहुत अफसोस हुआ, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए, आओ बातें करते हैं या खाना खाते हैं। तो मैं अब उनको बिल्कुल समझाने के मूड में नहीं हूँ, या बताने के, समझाना नहीं। तो शुमाइला, मुझे ये बताएं कि मतलब एक आर्टिस्ट के लिए कितना इम्पोर्टेंट है आज के दौर में कि वो ख़ुद को मार्केट भी करे। बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ वही चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप मार्केट ही करते रहें। आप अगर मार्केटिंग पे ही वक्त लगाते रहेंगे तो जो आर्ट या क्राफ्ट आपने उसको डेवलप, आपका सारा प्राइम टाइम तो अपने आप को मार्केट करने में चला जाएगा ना। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए क्राफ्ट और आर्ट, उसके ऊपर वक्त देना ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिसके ऊपर आपने काम करना होता है, तो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी मुझे कभी नहीं हुआ कि गाना चल रहा है तो उसमें ये भी होना चाहिए। मुझे एक मुनासिब जो मैंने अमाउंट उनको कही है वो मुझे मिल गई है, और मैंने अपना एक गाना, जब मैं जैसे अभी मैंने जब ये गाना आपको सुनाया, जब मैं ये बना रही होती हूँ तब मैं मज़े में होती हूँ, और जो प्रोसेस है हाँ। उसके मज़े में मैं रहती हूँ। और जिस दिन वो रिलीज़ होता है, मतलब मैं यूनिवर्स को दे देती हूँ कि ये ले भाई ये बन गया है, उसके बाद मैं उस जोन में नहीं होती। फिर मैं कहती हूँ अब अगली तलाश क्या है। तो वो मेरा वो नहीं है। कुछ लोगों का होता है, वो चाहते हैं कि यार इस गाने के साथ ये होना चाहिए, या मैं अब इसका ये वीडियो बनाऊंगा या कुछ और करूँगा, तो वो करें। मेरा ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपका क्राफ्ट जो है वो कितना डेवलप हो रहा है, या
आप आर्ट से कितने जुड़े हुए हैं। तो आजकल हम देखते हैं कि जब हम मौसीकी की बात करते हैं या गुलकारी की बात करते हैं तो बहुत सारे जो है ना वो यंग आर्टिस्ट हैं जो कि एक स्ट्रगल के अंदर हैं और एक उनको वो कहते हैं कि बस हमें एक ब्रेक थ्रू मिल जाए, हमें कोई एक प्लेटफॉर्म मिल जाए और आई मीन कि किसी तरह से जो है वो हमारी आवाज़ रजिस्टर हो जाए या हमारा नाम हो जाए। तो आपको क्या लगता है अभी हमारी यूथ के अंदर मतलब टैलेंट तो है? नहीं, हमारे जितना टैलेंटेड मुझे कोई नहीं लगता। मतलब ये बहुत बाय स्टोरी हूँ मैं। मतलब हमारी मट्टी में जो है ना वो मतलब शायर हैं, शायरी है, हम क्योंकि तकलीफ़ में ही रहते हैं, हमारा जो एक चक्कर है सिस्टम का, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पनपेगा ना, वो तो होता रहता है। लेकिन उसके बाद वो फ़ौरन रुक भी जाते हैं, डर जाते हैं आपके, यार ये नहीं, हमें तो मशहूर भी होना है, जो आप सारी बातें कर रहे हैं। तो मुझे अभी भी यही लगता है कि आप अभी जैसे हमारा गाना आया कहानी सुनो, वो जिस लड़के ने गाया है उसमें क्या है, उसमें उसका दिल नज़र आता है। उस गाने के अंदर वो कैफियत है, वो एक कैफियत है जो बयान कर रहा है वो। तो आप क्यों सुन रहे हैं उसे? वो कौन था, वो किसका बेटा था, वो कहाँ से आया है, आप सुन रहे हैं ना उसे। तो उसको देख के एक सामने एग्जाम्पल आ रही है, आप उसको देख के भी नहीं सीख रहे। आपको लगता है ये खुद ही से कुछ हो जाएगा किसी दिन, हो भी सकता है कि खुद ही से, फिर आप इंतज़ार करें। मुझे लगता है आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। आप जितना अपने आर्ट को पॉलिश करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करते हैं ईमानदारी के साथ, मुझे नहीं लगता आपको कोई रोक सकता है। हाँ, वो जगह अगर आपको किसी और आर्टिस्ट वाली जगह चाहिए तो वो तो आप अपने साथ ही झूठ बोल रहे हैं सबसे पहले, क्योंकि वो आप नहीं हैं। तो आप अपनी आवाज़ ढूंढें और अपनी जगह खुद बनाएं। अगर आप सिंगर हैं तो मुझे ऐसा लगता है अपनी तलाश खुद करें। हाँ, अपनी तलाश करें और उसमें अब जितना भी टाइम लगे। वो कहते हैं ना कि ये एक ऐसा सफ़र है कि इसमें कोई मतलब अंत नहीं है इसकी, मतलब आप कहीं जाके रुक नहीं सकते। इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। लेकिन वो जब हम तलाश की बात करते हैं उसके लिए तो एक वक्त चाहिए। जैसे हमने इवॉल्व होने की बात की तो उसके लिए एक वक्त चाहिए। लेकिन आज का जो आर्टिस्ट है या जो एक एमेच्योर जो पैशनेट जो मैं देखता हूँ कि जो आर्टिस्ट हैं तो वो तो शॉर्टकट की तलाश में, उनको बस वो चाहिए कि एक वीडियो वायरल हो जाए, क्योंकि वो अब एग्जांपल्स, अब रोल मॉडल इस तरह से सेट हो गए हैं जुकाम की जैसा है ना। हाँ कि जी ये वायरल हो गया तो बस जिंदगी बदल गई। वायरल तो वही, जो वायरल आपको इन्फेक्शन जब होती है तो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो इसी तरह जो भी चीज़ें आती हैं वो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाती हैं। तो जो वायरल होना चाहते हैं वो हो भी जाते हैं और वो 15-20 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। फिर वो एक नए वायरल की तलाश में निकलते हैं। तो वो उनका प्रोसेस है। और मुझे लगता है कि यार आप काम करें, मेरा कोई गाना सुने तो मेरा दिल तो नज़र आए उसमें, या मतलब आप कुछ महसूस, 2 लोग भी अगर उसे महसूस कर रहे हैं तो मुझे उसकी खुशी होती है। मुझे मज़ा आता है कि जब मुझे लोगों के मैसेजेस आते हैं या मुझे कोई ढूंढता है कि हम आपको ढूंढ रहे थे इतने सालों से और आप से बात हुई या आपको मैसेज, तो मुझे अच्छा लगता है। अच्छा लगता है हाँ। इवेंचुअली मतलब हम जो आर्ट क्रिएट कर रहे होते हैं तो हमें एक उस पे जो है एक हमें एप्रिसिएशन तो चाहिए होती है, या एक हम उस फीडबैक के इंतज़ार में तो होते हैं। नहीं, फीडबैक तो बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं है तो आपकी क्या, आप कैसे करेंगे। सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको फील होती है जब 4 दिग्गज लोग आपके काम को देख के एक या सुन के कहें कि यार मज़ा आ गया, या ये चीज़ बहुत अच्छी थी। जब मैं अनवर साहब को अपनी एल्बम भेजती हूँ तो वो जेन्युइनली मुझे बताते हैं। मैं कहीं किसी लफ्ज़ में फंसती हूँ, टीना सानी को मैं कोई चीज़ भेजती हूँ, वो कभी गाना सुन के मुझे कॉल करती हैं या मैं उनसे मुलाकात होती है मेरी, तो मेरे गाने पे डिस्कशन करती हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। वाह वाह, मुझे अच्छा महसूस होता है। वाह, और तो ये ज़रूरी है। हाँ अच्छा, लेकिन मतलब आपको नहीं लगता कि अभी जब हम ये बात कर रहे हैं, आपको तो लकीली ऐसी सोबत है कि आप इन लोगों से मशवरा करती हैं और वो आपको फीडबैक देते हैं, एडवाइस देते हैं, लेकिन अभी जो हम अक्सर, मैं भी सुन रहा होता हूँ और मेरा अपना तलफ़ुज़ भी कोई अच्छा नहीं है, लेकिन अक्सर अब आपको तलफ़ुज़ वो उर्दू वो उस तरह से वो नहीं मिलता सुनने को। मुझे लगता है कि जो बंदा उर्दू को जिस तरह सीख रहा है, जितनी सिखाई जा रही है हमारे मुल्क में, वो उसी तरह ही बोलेगा उसे। और अपने आप को ठीक करते रहना ज़रूरी है। अपने कान में एक आवाज़ आती रहे कि यार यहाँ मैं ठीक नहीं हूँ, आप इसको ठीक करते हैं। मतलब अगर मैं कोई काम करती हूँ अपना और उसमें मुझे ख़ुद को ही नहीं पता कि कोई गलती है, तो वो एक बिल्कुल अलग बात है। लेकिन अगर मुझे पता लग गया है रात में, तो रात काटनी मेरी मुश्किल हो जाती है कि सुबह कब होगी
और मैं इस जगह को बदलूंगी, इसको बदलेंगे। हाँ कि यार ये चीज़ मुझे उससे मिलती हुई लग रही है, अपने ही किसी काम से मिलती हुई लग रही है, तो उसको बदलते हैं। तो वो होना बहुत ज़रूरी है, वो चीज़। और कभी कभी आप जाने भी देते हैं, लेकिन लफ्ज़ों का ये है कि उसका मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस भी इंसान ने वो लिखा है उसने कुछ सोच के लिखा है, और एक सोचने वाला लफ्ज़ की अदायगी जो है वो पूरा उसका जो मीनिंग है, जो मतलब है, वो बदल देती बदल है। के रख देगी, बदल देगी बिल्कुल। और ख़ासकर जिस तरह की पोइट्री शायरी आपने जो है वो जॉन की हम ले ले एग्जांपल, तो वो एक ज़ेर ज़बर से जो है वो सब बदल जाएगा। मतलब मैंने इसकी जो जब इसको मैंने कंपाइल किया था तो मैंने कहा कि यार हम इसको उर्दू में भी होना चाहिए लिखा हुआ, और रोमन में भी, और इसकी ट्रांसलेशन भी होगी। तो ये सारी चीज़ें मैंने खुद लिखी थी, और मैं लिखती थी, और अगले दिन जब मैं चेक करती थी उसमें 4 गलतियाँ होती थी। और मैं देख रही हूँ, मैं देख के लिख रही हूँ, उसके बावजूद भी गलती होगी। लैंग्वेज चीज़ ही ऐसी है कि आप वो प्रोसेस में रखती है आपको। अगले 2 दिन के बाद आप देखते हैं तो 2 गलतियाँ निकलेंगी, फिर 1 गलती निकलेगी, फिर आप कहीं जाके उसे फाइनल करते हैं और फिर वो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि मैं उसे देखूँ ही ना, उस प्रोसेस से ही ना गुजरूँ। तो कोई भी ढूंढ रहा है, उसको पढ़ रहा है, उसके लिरिक्स पढ़ रहा है, चाहे उसको कुछ समझ नहीं आ रहे। मुझे लोग कहते हैं कि यार ये तो किसी को समझ ही नहीं आ रहा, महसूस तो कर रहा है वो। सबको तो शायरी नहीं आती, शायर इस तरह तो फिर सभी शायर होते, हाँ। तो इसका मतलब है कि उनको भले समझ ना आ रहा हो, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं। शायरी का काम ही महसूस करवाना। वाह वाह। तो वो कर रहे हैं अगर, तो बस ठीक है। मुझे तो लग रहा है कि मेरा जो वो छुपा हुआ जो आर्टिस्ट था ना, वो जो ईमानदारी, मुझे लगता है कि मुझसे दूर होती जा रही है इस गुफ्तगू के बाद। दोबारा से मुझे उलझन होना शुरू हो गई, और वो कसक जो है ना वो मुझे दोबारा से जो है ना वो तंग कर रही है। अच्छा, तो अभी किन प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है, किस एल्बम पे काम हो रहा है, क्या हमें सुनने को मिलेगा? अभी असल में मैंने जो मेरी जो दूसरी एल्बम थी जानी के बाद, गुलमोहर से अली अब्बास ज़ैदी की शायरी पे, वो जब कंप्लीट की और मैंने जब उसकी वीडियोस और इन सारों उस प्रोसेस में भी मुझे 1 साल गया, तो उस साल में भी जो एल्बम ही मैं रिलीज़ करी थी उसका जो प्रोसेस था उसकी मैंने एक एल्बम अभी बनाई। वाह। कि उसमें जितना मुझे टाइम मिल रहा था पढ़ने का, और जो मैं जान रही थी, मिल रही थी, तो उससे जो भी चीज़ें निकली वो कुछ मैंने खुद लिखी हैं, कुछ मेरे साथ एक बड़े अच्छे लिरिसिस्ट हैं, वो अभी वजूद में आ रहे हैं। वाह। तो उन्होंने कुछ चीज़ें लिखी हैं मेरे साथ। और जिंदों का गाना भी उन्होंने लिखा है, अहद सिद्दीकी उनका नाम है, बिल्कुल ही उभरते हुए। क्या बात है, क्या बात है। एक लिरिसिस्ट है वो। तो उनके साथ वो एक एल्बम है जो एक ईपी सी है, मतलब 4-5 उसके 5 गाने हैं उसके अंदर। लेकिन जो मैं एल्बम करना चाहती हूँ वो एक पंजाबी एल्बम है जो कि पार्टीशन के ऊपर है। अब उसके अंदर रोमांस भी है, उसमें पार्टीशन भी है। अच्छा, मेरा भी एक प्रोजेक्ट है अभी पार्टीशन के ऊपर। ये फिर हमें कुछ बिल्कुल इस कैमरे की पिछली साइड पे हमें कुछ डिस्कस करना पड़ेगा कि हाँ, अगर पार्टीशन की। और वो कोलैबोरेशन भी है मेरी एक इंडियन स्टोरी टेलर के साथ। उन्होंने लिखा है वो उसे, और मैंने कंपोज किया और बनाया। तो उनकी स्टोरी टेलिंग भी है जो मेरी पिछली एल्बम में भी थी। उन्होंने 2 गाने किए थे उसके अंदर। तो वो एक मैं करना चाह रही थी कि स्टोरी टेलिंग के साथ हम गाने को एक कहानी सुनाएं, और वो गाना अपने आप में भी एक कहानी तो है ही। तो गाने की वीडियोस को आप किस तरह, म्यूज़िक वीडियोस को किस तरह से आप देखती हैं? और मैंने आपकी पिछली जो है गुलमोहर से, उसकी मैंने कुछ वीडियोस देखी, बिल्कुल एक बड़ी मज़ेदार फील, और सरमत ने जिस तरह से उनको डायरेक्ट भी किया। तो हाउ डू यू सी इट कि मतलब ये वीडियो कितना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अभी अगर हम वैसे बात करें, अब तो स्पॉटिफाई, रील्स के अंदर यूज़ हो रहा है, सब जगह यूज़ हो रहा है, उसको विजुअल देना आपके क्या लगता है आपको? कि विजुअल देने के लिए अभी मुझे कोई बहुत अच्छा जैसे डायरेक्टर नहीं मुझे मिल पाया है। मतलब मैं नहीं चाहती कि उसमें कुछ भी, मैं जिससी दिख रही हूँ, मैं जो हूँ, अगर मैं उस वीडियो में हूँ तो मैं वैसी ही रहूँ। अब उसमें कुछ कैरेक्टर मुझे बना दे वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो जो उसको बहुत रिफाइन करके जो विजुअल है या बहुत डिज़ाइन हुआ जो विजुअल है वो मुझे अट्रैक्ट नहीं करता। ऑर्गेनिक होना चाहिए, ऑर्गेनिक रहे वो। तो वो उसकी रानेस को रहना चाहिए, जिस तरह आपकी आवाज़ में भी है, जो मेरी आवाज़ में है, तो वो मैं चाहती हूँ रहे। लेकिन उसके बावजूद भी किसी एक विजुअल पे भी लोग मेरा गाना तो जब तक सुन रहे हैं ठीक है, और मतलब वीडियो के लिए आपको बहुत तरद्दुद करना पड़ता है, बहुत काम, जो मुझे लगता है कि मैं उसमें शायद कमज़ोर हूँ, मतलब मैं किसी चीज़ में कमज़ोर भी होंगी मैं तो वो। लेकिन मेरी कुछ वीडियोज़ आने वाली हैं जो हमने प्लान किए हैं,
उसमें भी थोड़ी स्टोरी टेलिंग है। वाह, अच्छा मेरे से भी अक्सर सवाल होता है ना कि चले डॉक्यूमेंट्रीज की तरफ क्यों आए, वो तो एक है, लेकिन एक मैं ये भी रीज़न देता हूँ कि जितनी मेरे सामने जो वो कॉस्मेटिक विजुअल्स हैं और जितनी कॉस्मेटिक इन्वायरमेंट है, जितने उस पर फिल्टर्स ऐड हुए हुए हैं, तो मैंने कहा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री के अंदर जो रियलिटी में जो किरदार हैं ये नहीं मिलेंगे अब आपको। ये बड़े रेयर लोग हैं जो कि विदाउट एनी फ़िल्टर जिनसे आप गुफ्तगू कर रहे हैं और वो रानेस जो है आप फील कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक जो कनेक्शन है वो आप फील कर रहे हैं, वो स्क्रीन पे आपको फील हो रहा है। तो मेरी बड़ी जान जाती है ख़ुद जो है ना, ये जो जितने जो फ़िल्टर्स हैं और फिर वो उस विजुअल को इतना कॉस्मेटिक कर देना और फिर वो प्रॉप सेट चीज़ें, तो मैं तो बड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है जब मैं कमर्शियल काम कर रहा होता हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि जितना मिनिमल उसको यूज़ किया जाए और उसकी जो अपनी जो उसकी जो फील है, जो उसकी ऑर्गेनिक फील है, उसको कैप्चर किया जाए। इट्स मोर लाइक कि कैप्चर, वो सोल को कैप्चर करने वाली बात है कि आप उसकी उस विजुअल में उसकी रूह को कैप्चर करें। वो फिल्टर ऐड करने से, उसको कॉस्मेटिक लुक देने से, एक हसीन तरीन सेट बनाने से, एस्थेटिक वैल्यू करने से। गाना जो है आप गाड़ी में सुन सकते हैं, घर में गाना सुन सकते हैं, बाइक पे सुन सकते हैं, कहीं बैठ के सुन सकते हैं। तो मुझे लगता है विजुअल आप खुद बनाएं। जब आप विजुअल दे देते हैं ना तो आप उसे रोक देते हैं। ऑडियंस को आप कहीं रोक देते हैं। मैं इसी बात पे आना चाह रहा था कि मतलब मेरा ख्याल है कि शायद नहीं होनी चाहिए म्यूजिक वीडियोस। हाँ, मतलब हो तो ठीक है, क्योंकि विजुअल का दौर है, लोग विजुअल देखना चाहते हैं, तो फिर वो ऐसे ही हो जो भी आप करना चाहते हैं, थोड़ा बहुत डिजाइन करके उसे। वरना मुझे लगता है कि आप, एक बहुत बड़ी बात हो रही है लेकिन आपने दो लोगों को 2 सोफों पर बिठा दिया है और आपने वो कमरे में बंद कर दिया उस बात को। वो और निकल के, रोड से निकल के, आसमान से निकल के आगे जा सकती थी, लेकिन क्योंकि आपके पास वसाइल कैमरे के उतने ही थे कि वो वहीं रहे। तो मुझे कहीं लगता है कि विजुअल छोटा पड़ता है उस बात के लिए जो आर्टिस्ट कर रहा है। अच्छा, ये वैसे हम डायरेक्टर्स के लिए भी बड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि जो आर्टिस्ट है या जो सिंगर है उसकी तो बड़ी एक वाइल्ड इमेजिनेशन है, ठीक है, और हमने उसको फिल्म करना है, उसकी एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरना है, तो विच इज़ वेरी चैलेंजिंग। या तो वो सिंगर के लिए मुझे लगता होता है कि सिंगर का चेहरा रजिस्टर हो, तो वो कहीं बैठा गा रहा है या किसी वीडियो में है, परफॉर्मेंस बेस्ड वो मतलब आपकी प्रमोशन के लिए, जैसे आप अभी बात कर रहे थे कि आपने आपको मार्केट करना, उसके लिए वो थोड़ी हद तक ज़रूरत है शायद उसकी। वरना तो आपका गाना है जो कानों में पहुंचेगा लोगों के, उसमें तो मुझे कुछ से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो कौन सा आपका ऐसा ट्रैक है जो आपके दिल के बहुत करीब है? वैसे तो मुश्किल सवाल है ये, लेकिन ये मतलब ऐसे है कि आप किसी माँ से पूछेंगे कौन सा बच्चा है जो आपके दिल के करीब है, तो वो कैसे बताएगी? तो पंजाबी ज़रा मुझे पसंद है। वाह, वो अभी कुछ गुनगुना भी रही थी आप पंजाबी। हाँ जी। सजन कुछ बोल तोल मोल कोल बैठ रे, मैं रोवां जीवें मोर हारे खारे मेरे बोल रे, मैं रोंदियां न सोंदियां रातां तू आजा मेरे कोल 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 वे माही बुआ खोल 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 वे, चमका बूंदण जिवें चम चम तारे, अखियां मूंदण जिवें हंजू सारे, अंबरा पर के मैं अखियां च गिना तेरिया रातां दे तारे, गल्लां बस तेरियां
सजन कुछ बोल, वे माही बुआ खोल, मैं रोंदियां न सोंदियां रातां, तू आजा मेरे कोल, कोल 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 वे, तू आजा मेरे कोल 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 वे। क्या खूबसूरत कंपोजिशन और किस खूबसूरती से आपने उसकी अदायगी की। तो पंजाबी की तरफ किस तरह से आई मीन कि ये रुझान कैसे, एक तरफ हम देखते हैं तो जॉन और वो उर्दू की जो वो कहते हैं कि वो तख़य्युल की बुलंदी, और दूसरी तरफ ये पंजाबी असल में मुझे इतनी पसंद है ये ज़बान, मतलब बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। जैसे फ़ारसी में भी मैं कुछ चीज़ें कर रही हूँ तो वो मुझे बस मौका मिल रहा है कि एक चीज़ पसंद है, आओ उसमें कुछ बनाते हैं। तो जब मैं बना रही होती हूँ तो कहानी है एक तरह से कि आप सजन कुछ बोल, मतलब तो कुछ तो बोलना, वाह वाह, और दरवाज़ा खोलो, अंदर आना चाहती हूँ। तो वो एक विजुअल आया था मुझे सबसे पहले, मुझे और जय को। वो विजुअल ये था कि पार्टीशन है और इस तरफ पूरा एक सब्ज़ा है और यहाँ पर एक मतलब बेसिक में लड़का बैठा हुआ है और दरवाज़ा है, और इस तरफ जो है वो लड़की है और उस तरफ घर है। वाह वाह। तो वो भी वहीं बैठा हुआ है और लड़की भी वहीं बैठी हुई है, मतलब दरवाज़ा है बीच में। लेकिन वो लड़की कह रही है कि तुमने दिल का दरवाज़ा खोलो मेरे लिए, ये तो मैं खोल के आ ही जाऊंगी वहाँ पे, और उसके लिए पूरा जहान है आगे, लेकिन वो भी वहीं बैठा है। तो इस तरह का कुछ विजुअल हमें आ रहा था और फिर उसने लिखा, क्योंकि वो खुद पहली दफ़ा लिख रहा था, तो मुझे बड़ा मज़ा आया उस प्रोसेस का पूरे का। और इसका एक और गाना है जो हमने पार्टीशन पे किया है, लाहौरिए तो आजा लाहौर में, ओए होए, बहुत ही प्यारा, बड़ी प्यारी कॉम्पोजिशन। अपनी तारीफ नहीं करना चाहती, लिखा बहुत। देखें ये मुझे लगता है ये ओनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक वक्त तक ना मैं भी बड़ा कसरे नफसी से काम लेता था कि नहीं यार बस ये तो हो गया यार, मैंने तो कुछ नहीं किया। लेकिन वो बात है मुझे कि लगता है लोग बताएं तो ज़्यादा नहीं ठीक है, लोग बताएं, लेकिन एक आर्टिस्ट के अंदर भी ओनरशिप होना बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे वो अपनी, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे अपनी वो कॉम्पोजिशन पसंद है, मतलब मुझे मज़ा आता है खुद को सुन के। वाह वाह, जब मैं गाती हूँ उसे, उसके जो लफ्ज़ हैं वो तो खैर हैं ही प्यारे। वाह 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 वाह। और मुझे ये लगता है कि ये जो हमारी गुफ्तगू है ये मेरे साथ तो रहने वाली है, और नहीं मेरे साथ भी रहने वाली और है। मुझे लगता है कि ये शायद गुफ्तगू होती ही रहनी चाहिए। कैमरे के सामने हो ना हो वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये रहनी चाहिए। और इस असल में मुलाकात ही थी मेरी आपके साथ, हम शायद 4 साल पहले 5 साल पहले, उसके बाद फिर हाँ बस हम अपनी दुनिया में गुम हो जाते हैं ना, और बात करने की चोर। तो लेकिन जैसे ही मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं थैंक यू सो मच शुमाइला, एंड आपका बेहद शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया। नहीं सलामत रहें, खुश रहें, और इतना ही खूबसूरत आर्ट जो है वो प्रोड्यूस करती रहें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।